Assalamu alaikum and welcome to Sherdil IT Academy. DevOps on Alibaba Cloud ACT 81003 ये ऑफिशियल कोर्स है अलीबाबा का। 2 दिन की इसकी ट्रेनिंग है जो कि तकरीबन 6 से 8 घंटे पर मुश्तमिल है। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या और क्या होगा, इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है एंड आई एम द ऑफिशियल अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड डेवऑप्स ट्रेनर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। जो भी सिंगापुर, मलेशिया और चाइना से रिलेटेड, पाकिस्तान, इंडिया इसमें शामिल होते हैं। जितनी भी ट्रेनिंग्स आती हैं वो मैं पाकिस्तान से कंडक्ट करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ अलीबाबा क्लाउड। ये सेशंस बेसिकली मैंने अवेयरनेस के लिए रखा है ताकि अलीबाबा क्लाउड की अवेयरनेस ऑन डेवऑप्स टूल्स, जो अलीबाबा के डेवऑप्स टूल्स हैं उसके अंदर किस तरह की अवेयरनेस होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपके सामने मैं लाऊँ। इस 2 दिन के कोर्स के बाद आप इस काबिल होंगे कि अलीबाबा क्लाउड कंसोल को बेसिक लेवल पे समझ सकें। डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स का कल्चर क्या है, क्यों डेवऑप्स लाया गए हैं हम लोग, ठीक है ना, और डेवऑप्स का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। उसके साथ साथ डेवऑप्स के कौन कौन से टूल्स हैं, डॉकर क्या करता है, जेनकिंस क्या करता है, क्यूबरनेटिस क्या करता है, टेराफॉर्म क्या करता है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे लेकिन बेसिक लेवल पर, ठीक है। ये 90 से 95% हैंड्स थियोरेटिकल कोर्स है, 5 to 10% लैब्स हैं। लैब बहुत सारी इसके अंदर हैं बट हमने कुछ लैब्स को सेलेक्ट किया है जो हम आपके सामने एज अ डेमो करवाएंगे। लोग ज़्यादा हैं तो हम डायरेक्ट लैब की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं बाद में आप लोगों को वॉचर्स दूंगा जो कि मेरे पास 15 के करीब हैं, ताकि आप ख़ुद से अपनी लैब्स उसमें परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और ये तमाम जो लेक्चर्स है इसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस कोर्स में उसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवऑप्स है, अलीबाबा क्लाउड डेवऑप्स रिलेटेड प्रोडक्ट ओवरव्यू है, यानी कि अलीबाबा क्लाउड डेवऑप्स जो कंसोल है उसके अंदर कौन कौन से डेवऑप्स के टूल्स हैं। एक तो वो टूल्स हैं जो क्लाउड के कंसोल से बाहर हैं, जिसका ताल्लुक अलीबाबा से नहीं है, ठीक है ना, जिसमें डॉकर्स भी है, क्यूबरनेटिस भी है, जो आप अपने ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर या अपने सिस्टम पर करते हैं। एक है जो अलीबाबा एज अ सर्विस दे रहा है, जब आप अलीबाबा क्लाउड का कंसोल खोलते हैं तो उसके अंदर है। अच्छा, इस कोर्स के लिए बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ठीक है ना, क्योंकि ये डेवऑप्स है। इससे पहले बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपको नहीं पता होगी तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट वो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं किसी यूट्यूब से, या मेरी जो दूसरी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर आपको उससे भी मिल जाएगी ये चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा जी, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। फिर हम कंप्यूट फंक्शन की बात करते हैं इसके अंदर, कि कंप्यूट फंक्शन किस तरह से इसके अंदर काम करता है, कंटेनर सर्विस क्या है, कंटेनर सर्विस किस तरह से काम करती है, वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है क्लाउड रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेचर क्या है, किस तरह से वो काम करता है क्लाउड रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेचर। क्लाउड रिसोर्स ऑब्जर्वेबिलिटीज़ क्या क्या है वो इसमें हम देखेंगे। ये अलग अलग सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस के अंदर एक डिटेल है पूरी। सो मैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए आगे जाता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डेवऑप्स और व्हाट इज़ CI/CD, ठीक है। सो डेवऑप्स हम स्टार्ट करते हैं। डेवऑप्स क्या चीज़ है, क्या ये अजाइल प्रोसेस है यानी कि तेज़ी है, क्या ये क्वालिटी से रिलेटेड कोई है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इसमें कोई बात होती है, या इसमें हम डेवलपमेंट और ऑपरेशन की बात करते हैं। तो डेवऑप्स को बेसिकली स्टार्ट किया था पैट्रिक्स डेवऑप्स ने 2005 में पपेट के थ्रू। पपेट एक डेवऑप्स का टूल है जिसके थ्रू आप डिप्लॉयमेंट करते हैं। फिर 2008 के अंदर अजाइल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर मज़ीद चीज़ें हाईलाइट हुई कि डेवऑप्स का कल्चर क्यों ज़रूरी है, या डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों महसूस हो रही है, वो तमाम चीज़ों की बात इसके अंदर की गई। और उसके बाद जो है फिर 2009 के अंदर फर्स्ट डेवऑप्स डे मनाया गया। फिर 2011 के अंदर सॉल्ट स्टैक आया, ये भी एक टूल है। फिर 2012 में एनसिबिल आया, जिसका काम ये होता है कि ये क्या नाम है, एजेंटलेस एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम करती है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करनी हो तो आप एनसिबिल के थ्रू कर सकते हैं। एंड देन 2016 में डेवऑप्स जो है मेन स्ट्रीम के ऊपर आ गया, यानी कि डेवऑप्स का कल्चर एडॉप्ट होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैं स्लाइड्स को थोड़ा स्किप भी करूँगा, तकरीबन 310 स्लाइड्स हैं, फिर लैब्स हैं तो टाइम कम होगा हमारे पास, तो उसमें मैं वो स्लाइड्स कवर करूँगा जो आपसे रिलेटेड हों, ठीक है। डेवऑप्स के कल्चर में हम 2 बातें करते हैं, ठीक है। ये स्लाइड्स और ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा डेवऑप्स का लफ्ज़ सुन रहे हैं, या सुनते तो आ रहे हैं अरसे से बट समझ नहीं आ रहा कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है।
ठीक है, ये उनके लिए सबसे ज़रूरी है। तो डेवऑप्स के अंदर अगर आप बात करें तो डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, जब आप डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है डेवलपमेंट जब आप कर रहे हो तो उसमें स्पीड आपने बढ़ानी है, और ऑपरेशन के अंदर आपके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आप जो है वो डेवऑप्स के कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर सकते। डेवऑप्स इज़ नॉट अबाउट टूल, डेवऑप्स एक कल्चर है। ठीक है, डेवऑप्स कल्चर की हम मज़ीद बात करेंगे तो जहाँ पे आप देखें कि स्पीड बढ़ रही है तो ऑपरेशन में स्टेबिलिटी हमारे पास कम हो रही है, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट में स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं तो इसकी डेवलपमेंट के बाद इसकी जो ऑपरेशन स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। ठीक है ना। सो डेवऑप्स कल्चर इज ऑल अबाउट द कोलैबोरेशन बिटवीन डेव एंड ऑप्स, जिसके अंदर आपकी डेवलपमेंट का पार्ट स्पीड एंड ऑपरेशन के अंदर आपकी स्टेबिलिटी आएगी। जब ये दोनों मिलते हैं तो डेवऑप्स बनता है, ताकि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाने के काबिल हो जल्द से जल्द, बजाय इसके कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन जो है उन दोनों के दरमियान कोई सिंक्रोनाइजेशन ना हो और आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाने से लेट हो रही हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब ज़रा इसको गौर से देखिए। सो द गोल ऑफ डेवऑप्स कल्चर, अभी मैं किसी टूल की बात नहीं करूंगा, कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा कि जी शेफ क्या है, एनसिबल क्या है, टेराफॉर्म, वो बहुत बात की बात है। पहले तो ये समझना है कि डेवऑप्स है क्या, क्या ये कोई टूल है, क्या ये कोई फ्रेमवर्क है, क्या ये कोई कल्चर है, किस तरह से डेवऑप्स वजूद में आया और किस तरह से डेवऑप्स काम करता है। फिर हम डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टूल्स की तरफ जाएंगे। सो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो डेवऑप्स के कल्चर के अंदर, विद डेवऑप्स के अंदर, डेव एंड ऑप्स आर प्लेइंग ऑन द सेम टीम, जिसके अंदर आप देखें डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ से, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस, और ऑपरेशंस जिसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी आती है, यानी कि सर्वर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब ये सब मिलते हैं तो बनता है डेवऑप्स। ठीक है, अच्छा जी, और आगे की तरफ जाते हैं फिर। दीज गोल्स इंक्लूड थिंक लाइक फास्ट टाइम टू मार्केट, फ्यू प्रोडक्शन फेलियर्स एंड इमीडिएट रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स। ठीक है ना, इमीडिएट रिकवरी फ्रॉम फेलियर उसी वक्त हो सकता है जब आपका कोड अपडेटेड हो और आप उस कोड की मदद से दोबारा इसको डिप्लॉय कर सकें। ये ट्रेडिशनल एसडीएलसी है। एसडीएलसी किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती थी, फिर डिज़ाइन होता था, फिर डेवलपमेंट होता था। ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग होती थी, टेस्टिंग के बाद उसकी डेवलपमेंट होती थी, मेंटेनेंस होती थी, ये तमाम चीज़ें होती थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। उसके बाद क्या हुआ? ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच को अगर आप गौर से समझें या गौर से देखें तो इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपकी बिजनेस वाला है, बिजनेस वाले ने डेव राइट द कोड, थ्रू इट ओवर द वॉल टू क्यूए, कोड बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन क्यूए एंड डेव एज क्यूए डिस्कवर प्रॉब्लम एंड डेव फिक्स देम, यानी कि क्यूए जो है वो डीबग कर निकालता है, प्रॉब्लम निकालता है, डेवलपर्स को फिक्स करता है। ये पिंग पोंग चलता रहता है। फाइनली इट रेडी फॉर प्रोडक्शन, यानी कि अब ये प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। ये सबकी अपनी अपनी वॉल्स हैं, यानी कि बिजनेस वाला कहता है डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट वाला तो ये टेस्ट का काम है, टेस्ट वाला बोलता है ये ऑपरेशन का काम है। तो जब इतनी सारी बातें होंगी तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है या मसला किसको फेस हो रहा है? बिजनेस ओनर को। उसकी एप्लीकेशन मार्केट में जाने के काबिल हो ही नहीं पा रही है, उसका हल क्या है? ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच है। सो क्यूए डेवलपर क्या कहता है? थ्रो द कोड ओवर द वॉल टू ऑपरेशन, ओ नो देयर इज अ प्रॉब्लम, ऑप्स थ्रो इट बैक ओवर द वॉल टू डेव, यानी कि ऑपरेशन वाला कहता है ये तो स्टेबल है ही नहीं, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं चल रही, आप इसको चेक करें। तो ईच ग्रुप डोमेन इज अ ब्लैक बॉक्स टू अदर ग्रुप। ब्लैक बॉक्स का मतलब यानी कि ये दो एक साथ काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई हमारा मसला नहीं है, ऑपरेशन का मसला है, हमारे पास तो कोड सही चल रहा है। ऑपरेशन वाला कह रहा है कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कोई मसला नहीं है, डेवलपमेंट वाले ने सही नहीं बनाया है, वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, सो बट द कोड वर्क ऑन माई मशीन। ये कौन बात बोल रहा है? डेवलपर अपने बारे में बोल रहा है, भाई ये कोड मेरी मशीन पे चल रहा है, तुम खुद देखो। टेस्ट वाला बोल रहा है मेरे पास भी सही चल रहा है भाई, ऑपरेशन वाला बोल रहा है भाई मेरे पास सर्वर सही चल रहा है बट तुम्हारा कोड मेरे पास नहीं चल रहा। तो इसका हल क्या है? अब ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, वही वाली बात है। ठीक है ना, नीचे आते हैं। अब क्या गलत था इसके अंदर, अब उसको समझना है। सो डेव एंड ऑप्स आर ब्लैक बॉक्सेस टू ईच अदर विच लीड टू फिंगर पॉइंटिंग, यानी कि एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। बिकॉज ऑप्स इज अ ब्लैक बॉक्स, डेव डजंट रियली टेस्ट डेम एंड ऑप्स डजंट रियली ट्रस्ट डेव, यानी कि डेव वाला जो है वो ऑप्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहा और ऑप्स वाला डेव पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। सो डेव एंड ऑप्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज विच पिट्स देम अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पर वो उंगली उछाल रहे हैं लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकल रहा। अब इसके अंदर वापस आते हैं असल की तरफ। द स्टोरी ऑफ सम कोड डेव ऑप्स। सो डेव क्या करता है? राइट कोड। कोड कहाँ जाता है? कमिट होता है, चाहे आप बिट बकेट से कीजिए,
चाहे आप गिटलैब से करें, चाहे आप गिटहब से करें, ठीक है। सो QA कैन गेट देयर हैंड्स इनटू ऑलमोस्ट इमीडिएटली वंस इट इज रेडी किक ऑफ एन ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट टू प्रोडक्शन। यानी कि डेव ने कोड लिखा, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट होने के बाद QA ने उसको टेस्ट किया, जिसको हम बिल्ड प्रोसेस कहते हैं। बिल्ड के बाद ड्राई रन हुआ, ड्राई रन के बाद ऑपरेशन ने उसको डिप्लॉय कर दिया। ये पूरी पाइपलाइन बन गई जो हम आगे देखेंगे कैसे जंकिन्स के थ्रू ये काम किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे डेवऑप्स एक साथ मिल गए। कोड आपके सामने रखा है, कोड में कोई बग हुआ, कोई मसला हुआ, QA ने टेस्ट किया, उसने इनको बता दिया, इसने दोबारा अपडेट किया और यहाँ आ गया। तो टाइम बच गया हमारे पास यहाँ पे। यहाँ तक कोई सवाल है किसी स्टूडेंट का? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका मेरा असल में ये सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। हम्म बेसिकली डेवऑप्स की जो असल डेफिनेशन है वो समझ नहीं, क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है कि अब ये है कि ये डेव और ऑप्स पहले अलग अलग चीज़ होती थी, फिर इसके बाद अब जो ये आया है वो बिल्डिंग, मतलब थोड़ा सा देखिए, मैं अभी टूल्स की तरफ से जा ही नहीं रहा, मैं तो अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेवऑप्स एक कल्चर है जहाँ डेवलपमेंट और ऑपरेशन एक साथ मिलकर काम करते हैं यूजिंग सम टूल्स। ऊपर आपने देखा है ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि डेवलपर बोल रहा था कि मेरे पास कोड सही चल रहा है, ऑपरेशन वाला बोलता है मेरे पास सिस्टम सही चल रहा है बट तुम्हारा कोड मेरे उसमें काम नहीं कर रहा। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, लेकिन एट दी एंड नुकसान क्या है? नुकसान ये हो रहा होता है कि हमारी एप्लीकेशन मार्केट में नहीं जा रही होती, राइट। तो उसका हल के लिए ये डेव QA और ऑपरेशन जब मिले हैं तो उसका ये बता रहा है कि डेवऑप्स को लिए किस तरीके से काम कर रहा है कि डेवलपर जो है वो कोड राइट करता है कोड किसी सोर्स रेपो के अंदर, जिसके अंदर कोड कमिट भी आ जाता है, गिटहब भी आ जाता है। अब यहाँ से टूल्स की बात शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद QA टीम उसको टेस्ट करती है, जिसको हम डेवऑप्स की ज़बान में ड्राई रन कहते हैं या टेस्टिंग करना कहते हैं। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये आगे जाता है, टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता वापस डेव की तरफ चला जाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है पूरा, ठीक है ना। और फिर ऑप्स टीम उसको जाके डिप्लॉय करती है, यानी कि जो तीनों का काम है ना वो डेवऑप्स के उस टूल्स के अंदर आ जाता है। यानी कि अब ये एक डेवऑप्स का बंदा ये तीनों काम करेगा। यानी कि अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं तो कोड आपने डेवलपर से ले लिया, उसको गिटहब पे रख दिया, टेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको ड्राई रन कर दिया, चल रहा है सही, अभी डिप्लॉय नहीं किया, अभी इसको सिर्फ ड्राई रन किया यानी कि एग्जीक्यूट करके देखा है लेकिन एक्चुअली डिप्लॉय नहीं किया। उसके बाद उसको टूल की मदद से जाके सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया। तो ये तीनों का काम जो अलग अलग है वो अब एक बंदा कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, यानी कहने का मकसद है जो पहले अलग अलग था ये तीनों का काम एक बंदा कर रहा है, हाँ, लेकिन ये मिला के डेवऑप्स कहलाता डेवऑप्स एक कल्चर का नाम है। उस कल्चर के अंदर दो तीन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं, यानी कि डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। देखिए, डेवलपर अपनी डेवलपमेंट अभी भी अलग ही करेगा। मैं अगर डेवऑप्स इंजीनियर हूँ तो मैं कोड लेने के बाद उसको कमिट करूँगा, उसके लिए आपको गिटहब पढ़ना पड़ेगा कि सोर्स रेपोजिटरीज क्या होती हैं। आपके या मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर पे कोड नहीं होता, एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी होती है जहाँ पे कोड रखा हुआ होता है और वहाँ से वो कोड जो है वो फिर टेस्ट होता है और वहीं से फिर वो डिप्लॉय होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी मैं कोशिश करूँगा कि किसी टूल की बात ना करूँ, टूल की बात काफ़ी आगे आएगी। ये कोर्स रखने का मकसद मेरा कोई टूल पढ़ाना नहीं था। जो लोग ये माइंडसेट लेकर आएँ कि मैं क्यूबरनेटीज डॉकर पढ़ाऊँगा या वो सीख जाएंगे, नहीं। इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स आती थी, सर डेवऑप्स से स्टार्ट करना है, डेवऑप्स है क्या? सो मैंने ये कोर्स इस वजह से, या मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं सिर्फ ये बताऊं कि डेवऑप्स के पीछे की हिस्ट्री है क्या, या डेवऑप्स का जो लफ्ज़ सुनते हैं जब आप इस कोर्स के बाद डेवऑप्स का लफ्ज़ सुने तो क्लैरिटी हो कि एक्चुअली है क्या। अच्छा जी, सिंस एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड इट्स मच ईजियर टू डिप्लॉय वाइल कीपिंग थिंग्स स्टेबल, जिसमें है डिप्लॉयमेंट कैन अकर मच मोर फ्रिक्वेंटली, गेटिंग फीचर इनटू द हैंड ऑफ कस्टमर फास्टर। यानी कि अब इसकी वजह से कस्टमर को एप्लीकेशन की डिलीवरी फास्ट हो गई, आपकी डिप्लॉयमेंट फास्ट हो गई इसकी वजह से, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई द लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट ब्रोक समथिंग इन प्रोडक्शन। अब कोई चीज़ प्रॉब्लम में आ गई है, कोई प्रोडक्शन के अंदर कोई डिप्लॉयमेंट के मसले आ गए। फॉर्चुनेटली ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, यानी कि ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग लगी हुई है, नोटिफाई किया और टीम को इन्फॉर्म कर दिया। टीम ने क्या किया, रोल बैक किया उस डिप्लॉयमेंट को। रोल बैक के अंदर प्रोसेस होता है एप्लीकेशन के अंदर ही जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसको प्रीवियस वर्जन पर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है ना, और उसको फिक्स कर दिया। 1 घंटे के बाद उन्होंने क्या किया, जो अपडेटेड वर्जन था उसके अंदर बग को फिक्स किया और वापस उसको डिप्लॉय कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। ओके,
सो क्या सही हुआ था? डेव एंड ऑप्स वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ रोबोस्ट वे टू चेंजिंग कोड क्विकली एंड रिलायबली. बोथ डेव यानी कि डेवलपर एंड ऑप्स वर्क टुगेदर टू प्रायोरिटाइज बोथ स्पीड डिलीवरी एंड स्टेबिलिटी. स्पीड का ताल्लुक आपके डेवलपमेंट से है, स्टेबिलिटी का ताल्लुक आपके ऑपरेशन से है. ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें साथ होगी, स्पीड एंड डिलीवरी और स्टेबिलिटी, तब जाके आप डेवऑप्स का कल्चर अडॉप्ट कर पाएंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, टाइम एंड क्वालिटी आर द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. अब ज़रा इसको गौर से देखें. रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है और मेंटेनेंस है. अब ये क्या है? टेस्टर है. इसने क्या किया? रेज अ डिफेक्ट 15 मिनट. फिर वेटिंग बिफोर डिफेक्ट इज वर्क ऑन 4 घंटे लगे. फिर डेवलपर ने क्या किया? 2 घंटे लगाए, फिक्स किया. वेटिंग फॉर द डेली बिल्ड एंड डिप्लॉय 4 घंटे. वेटिंग बिफोर टेस्ट 4 घंटे और दोबारा से टेस्ट किया 2 घंटे. ठीक है ना. अब इस काम को मज़ीद तेज़ किया. एलिमिनेट अननेसेसरी प्रोसेस, एलिमिनेट अननेसेसरी फीचर, एलिमिनेट अननेसेसरी लेबर. ठीक है ना. एंड एलिमिनेट अननेसेसरी रीवर्क, यानी कि जो रीवर्क है उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आमिर, आपका कैमरा खुला हुआ है, प्लीज़ इसको बंद कर दीजिएगा. ओके जी, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं. अब डेवऑप्स की डेफिनेशन को शायद यहाँ से मज़ीद आपको समझ में आए. डेवऑप्स टूल्स एंड सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, टेस्ट एंड अजाइल. ये माइक्रो सर्विसेज क्या है इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा बताऊंगा. ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी आएगा. जब आप एप्लीकेशन को एक उसमें डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके एक ही सर्वर में डेटाबेस और एक ही सर्वर में उसका फ्रंट एंड बैक एंड सब एक साथ डिप्लॉय हुआ होता है, जो कि अलग अलग नहीं हो सकता, लूजली कपल नहीं है, एक साथ है. यानी कि अगर वो एप्लीकेशन में कुछ भी मसला आया तो इंटायर एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी. उसको कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. क्या कहते हैं भाई? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जिसके अंदर अगर आपने एक सर्वर पे तमाम चीज़ें डिप्लॉय की भी हैं तो वो सर्वर जो है अलग अलग उस पर बात नहीं कर सकता. और उसके नुकसान ये होता है कि अगर उस एप्लीकेशन में कुछ भी डाउन हुआ तो इंटायर एप्लीकेशन स्टक हो जाएगी या प्रॉब्लम में आ जाएगी. माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर लूजली कपल आर्किटेक्चर रखते हैं. यानी कि एक सर्विस कहीं और चल रही है, दूसरी सर्विस कहीं और चल रही है, एक दूसरे के साथ वो इंटीग्रेट हुई हुई है वाया एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस के थ्रू. तो अगर एक एप्लीकेशन के कंपोनेंट में प्रॉब्लम आती है तो बाकी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स प्रॉपरली अप एंड रनिंग चल रहे होते हैं. ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है. ठीक है. अच्छा जी, और आगे आते हैं, मैं इसको और नीचे ले आता हूँ. सो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज़ नॉट टूल बट टूल्स आर एसेंशियल टू सक्सेस इन डेवलप. यानी कि डेवऑप्स इटसेल्फ कोई टूल नहीं है, बट इसके अंदर कुछ टूल्स हैं जो कि डेवऑप्स की सक्सेस को इम्प्लीमेंट करने के काम आते हैं. DevOps is not a standard, DevOps is not a product, DevOps is not a job title as per Alibaba Cloud. अच्छा जी, अब इस पर बात करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. देखें, आप जब नेट पे डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ वेरिएंट मिलेंगे आपको. क्लाउड कंप्यूटिंग की आप डेफिनेशन पढ़िए या आप डेवऑप्स की डेफिनेशन पढ़ें, कई किस्म की डेफिनेशंस आपको मिलेंगी. ठीक है ना. जैसे डेवऑप्स के अंदर कोई कहता है कि इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टूल्स. बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, क्योंकि जब तक टूल्स नहीं होंगे डेवऑप्स पे आप काम कैसे करेंगे? एक तो आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया कि ये डेवलपमेंट है, स्पीड और ऑपरेशन है, स्टेबिलिटी, लेकिन उनको मिलाने के लिए कुछ टूल्स होंगे तभी तो स्पीड और स्टेबिलिटी मेंटेन होगी. तो उसकी बात भी सही है. दूसरा कहता है डेवऑप्स एक कल्चर है जिसके अंदर आप टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस कल्चर को डेवलप करते हैं. उसकी डेफिनेशन भी सही है. यहाँ ये कह रहा है कि डेवऑप्स टूल्स नहीं है बट टूल्स जो है वो ज़रूरी हैं डेवऑप्स की सक्सेस के लिए. ये बात भी सही है. तो आप कोई भी एक डेफिनेशन ले सकते हैं. सारी बातें आपको एट द एंड यहीं तक लेके जा रही हैं. अच्छा, आइडियल डेवऑप्स का वर्क फ्लो. अब इसके अंदर देखें कई किस्म के टूल्स इस्तेमाल होंगे. इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें, ठीक है ना, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो. अच्छा जी, अब इसके अंदर हम मज़ीद देखते हैं कि क्या है सिलसिला. ओके, सो डेवऑप्स नहीं, अप्रोच सबकी सेम होती है. लेकिन डेवऑप्स की डेफिनेशन कोई बदल नहीं सकता. क्लाउड की जो सर्विस आपको अलीबाबा में मिलेगी वही सर्विस AWS में मिलेगी, वही सर्विस आपको गूगल में मिलेगी. सिर्फ नाम का फ़र्क होगा या फीचर का फ़र्क होगा. कुछ एक फ़ीचर ज़्यादा दे रहा होगा, कोई एक फ़ीचर कम दे रहा होगा. आप गाड़ी लेते हैं, होंडा की एक गाड़ी लेंगे, उसी के कोई मॉडल की आपको उसमें गाड़ी मिल जाएगी,
सुजुकी में, उसी में टोयोटा में मिल जाएगी। वेरिएंट्स का फ़र्क होगा, प्राइस का फ़र्क होगा, मॉडल का फ़र्क होगा, कुछ फीचर्स का फ़र्क होगा, बट जो चीज़ सुजुकी में मिल रही है वही चीज़ टोयोटा में आपको मिलेगी, विथ सम वेरिएंट्स एंड विथ सम फीचर डिफरेंस, राइट। यहाँ पे भी ऐसी कुछ है कि हो सकता है अली बाबा का जो डाटा सेंटर हो वो मलेशिया में हो, AWS का ना हो, AWS का हो सकता है सिंगापुर में हो डाटा सेंटर, बट ये जो सर्विस दे रहा है ECS के नाम से, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, अली बाबा ECS के नाम, AWS जो है वो ECS के नाम से इलास्टिक कंटेनर सर्विस देता है। AWS जो है वो EC2 के नाम से कंप्यूट सर्विस देता है, अली बाबा ECS के नाम से देता है। तो चीज़ें वही हैं, नाम का फ़र्क है, टर्मिनोलॉजीज़ का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। अगर आप में से किसी ने भी एक टूल पर काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे बड़े आराम से उन टूल्स पर काम कर सकते हैं बगैर किसी मसले के। तो मैं ये डायग्राम आपको समझा रहा था कि इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर क्या आ रहा है कि आपके पास डॉकर भी है और मीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसके अंदर शुरू के अंदर स्लैक है जिसमें स्क्रम की टीम बैठी हुई है। स्क्रम एक एजाइल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप जो है स्प्रिंट सेशन रखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या किया था, करंट वीक क्या है, अगले हफ्ते क्या करना है, क्या डेडलाइंस। सॉरी, हाँ हाँ, डॉकर क्या चीज़ है? डॉकर बेसिकली कंटेनर सर्विस है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी कोर्स में, इंशाल्लाह आगे आएगा डॉकर। डॉकर कंटेनराइज है जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। तो इंशाल्लाह ताला हम आज रात या कल की क्लास में उसको मज़ीद देखेंगे। अब यहाँ आप जाएंगे, यहाँ देखें आपके पास गिटहब आ गया, ठीक है ना, इमेजेस जहाँ रखते हैं, जहाँ आपने एप्लीकेशन की इमेजेस हैं, ठीक है ना, बनी बनाई, उसको गिटहब पे रख सकते हैं आप। सर्किल CI है, ये सारे अब टूल्स की बात हो रही है। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, लोगो और ये आइकन्स, ये सारे अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो एक साथ इंटीग्रेट करके एक डेवऑप्स के प्रोसेस को मुकम्मल करती है। इसीलिए डेवऑप्स की जॉब इतनी हाईली पेड होती है। अब आप अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखें आपके पास एंगुलर JS है, ठीक है ना, एक्सप्रेस JS है, नोड JS है, मेजेंटो है, ठीक है ना। उसके बाद आप इधर आएंगे तो क्लाउड के अंदर AWS है, डिजिटल ओशन है, AWS है, फिर उसके साथ MongoDB की लैब्स लगी हुई हैं, फिर नीचे कुबरनेटिस कंटेनर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग क्लस्टर्स बने हुए हैं। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके एक एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाती हैं, ठीक है। डेवऑप्स का लूप क्या है, यानी कि कैसे डेवऑप्स काम करता है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लान किया जाता है या कोड लिखा जाता है, कोड के बाद प्लान है, प्लान के बाद मॉनिटर है, ठीक है ना, फिर ऑपरेट है, फिर डिप्लॉय है, सॉरी यहाँ से पहले प्लान होता है, प्लान के बाद कोड लिखा जाता है, कोड में उसको बिल्ड में मतलब टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, ड्राई रन, फिर कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है, फिर उसकी रिलीज़ निकलती है। रिलीज़ का मतलब है कि बिल्ड नंबर 1 या वर्जन नंबर 1 हमारा फाइनल हो गया, उसकी रिलीज़ है। रिलीज़ के बाद उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि डिप्लॉय होने के काम ख़त्म। आप देखते हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ईजी पैसा की ले लें आप, दराज की ले लें, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं, अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन से आप यूज़ करते हैं, उसमें नए नए फीचर नहीं आते। वो कैसे आते हैं, उसको डेवलपमेंट के ज़माने में कहते हैं कि उसकी बिल्ड रिलीज़ हो गई, उसके नई बिल्ड आ गई है जो डिप्लॉय हो गई। तो ये डिप्लॉय हो गया, आप यहाँ पे खड़े हुए एज अ नॉर्मल यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करेगा, उसको ऑपरेट होगा, मॉनिटर होगा, उसमें कोई मसला आया तो वो दोबारा से रीडिप्लॉय होगा। ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं कि वो प्रीवियस वर्जन पे चला जाएगा, वो नज़र आएगा आपको, फिर वापस आ जाएगा। लेकिन अब अगले स्टेप में क्या है, अब इसका वर्जन नंबर 2 लाना है, यानी कि यूज़र्स ने बोला है कुछ नए फीचर आने चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक की मिसाल दूं, पहले बैंक में से बैंक टू बैंक यानी कि सेम बैंक ट्रांसफ़र होता था, अब इंटर बैंक भी दे दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान से बाहर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो क्या है, वो नई नई एप्लीकेशन में नई बिल्ड्स आ रही हैं, नए ऑप्शंस आ रहे हैं जिसको डिप्लॉय किया जा रहा है। तो अब वो प्लान दोबारा होगा कि आप कौन से वर्जन्स के अंदर क्या क्या फीचर ऐड करने हैं, उसका कोड लिखा जाएगा, उसकी बिल्ड बनेगी, बिल्ड के बाद वो बिल्ड टेस्ट होगी। बिल्ड का मतलब जो आपकी सोर्स कोड है, सोर्स कोड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स जिसमें इमेजेस हैं, मल्टीपल DLLs है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस के सोर्स कोड हैं जो मिलते हैं यहाँ पे, और उसके बाद कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है, फिर दोबारा रिलीज़ होती है और दोबारा डिप्लॉय होता है। ये लूप चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता ये लूप। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल किसी का? ओके सर। ठीक है जी। बेसिकली जो अब तक मैं समझ सका हम्म, ये है कि कोडिंग करेंगे ना और कुछ फिजिकल स्टाफ जी बिल्कुल, ये एक प्रोसेस है पूरा जिसमें डेवलपमेंट की टीम, QA की टीम और ये सारे मिलकर काम करते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस और आसान हो जाता है जब आपके पास टूल होता है, क्योंकि टूल खुद टेस्ट करता है, खुद उसको डिप्लॉय करता है। कुछ टेस्टिंग है जो QA डिपार्टमेंट अलग करता है, कुछ टेस्टिंग है जो सिंटैक्स और कोड वाइज टेस्टिंग होती है, जिसको जो है वो कोड नहीं पकड़ सकता, वो QA डिपार्टमेंट करती है। जैसे कि फ्रंट एंड UI जिसको ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन टेस्टिंग जो होती है, मिसाल के तौर पे आपका फ्रंट एंड UI है, यहाँ ब्लू कलर था, रेड कलर आना था, ये चीज़ कोड नहीं पकड़ सकता, टूल नहीं पकड़ सकता ये,
ठीक है ना, कोड तो गलती, टूल तो गलती पकड़ेगा। तो यहाँ जो बिल्ड या टेस्ट की बात हो रही है उसमें मैनुअल भी है और ऑटोमेटेड भी है। तो एक तरीके से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए, तो डेवलपमेंट टीम, क्यूए टीम और प्रोडक्शन टीम, तीनों डिप्लॉयमेंट, तीनों मिलकर काम करेंगे इसको। इसीलिए जब क्लाउड, हाँ हाँ बोले। एक चीज क्लैरिटी करने की जरूरत है, लोग डेवऑप्स के नाम से कंफ्यूज होते हैं कि डेव और ऑपरेशंस का काम काम होगा। आई डोंट थिंक सो कि ऑपरेशंस का कोई इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी आपने टूल्स बताए उसमें ऑपरेशंस कहीं भी अभी तो मैं टूल्स में आया ही नहीं हूँ असल में। ऊपर जो हमने ना, अभी मैंने टूल्स की बात जानबूझ के नहीं की क्योंकि अली बाबा ने बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कोर्स को। अभी तो मैं ऊपर जो है ना डेव और ऑपरेशन बता रहे थे कि कैसे झगड़े होते हैं ऑफिस में, कि जी ये कोड तुम्हारा है, ये कोड मेरा नहीं चल रहा। मैं एक नॉर्मल कल्चर की बात कर रहा हूँ अगर हम डेवऑप्स से निकलते हैं बाहर, ठीक है। अच्छा, शुजा जो हैं ये मेरे पुराने साथी भी हैं और ये भी डेवऑप्स इंजीनियर हैं, तो ये काफ़ी चीज़ों पे इस पे काम कर रहे हैं इस वक्त जो है ना, मल्टीपल टूल्स के ऊपर। मेरे ख्याल है काफ़ी लोग और भी बैठे होंगे जो ऑलरेडी डेवऑप्स टूल्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम डेवऑप्स टूल, हाँ। एक चीज़ और पूछूं, डेवऑप्स में अगर हम अपना कैरियर लेके जाते हैं, हम्म, इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग आनी चाहिए या ज़रूरी नहीं? इसको हम सेशन के लास्ट में रखेंगे इन क्वेश्चंस को, ताकि हम डी ट्रैक ना हो जाएं सेशन से। आप अपने क्वेश्चंस को आप लोग रख लें, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा जवाब देने से, बट अभी मेरा ख्याल है मुनासिब टाइम नहीं है। जब आपका कोर्स से एंड हो रहा होगा ना, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और सेशन के आखिर में, यानी कि कल जो सेकंड सेशन होगा सुबह के टाइम पे, उसमें मैं बकिया जवाब दूंगा आपके। तो इसको कहीं नोट डाउन कर लें आप लोग, ठीक। अच्छा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जिसको हम CI कहते हैं, ठीक है ना, इसको लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर ही CI आ रही है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती क्या है, ये CI और CD की अब मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी तो हमने व्हाट इज़ डेवऑप्स पढ़ा था, जो बेसिक था, डेवलपमेंट क्या है और ऑपरेशन क्या है। तो क्या पहला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया इसका, व्हाट इज़ डेवऑप्स? स्पीड और स्टेबिलिटी का मिक्सचर आपका डेवऑप्स है, जहाँ पे आपकी स्पीड और आपकी स्टेबिलिटी यानी कि आपके डेवलपमेंट और आपके ऑपरेशन जब मिल जाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ टूल्स जब आप उसको सक्सेस बनाते हैं, वो कल्चर, वो पार्ट आपका डेवऑप्स कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं स्टिल किसी भी टूल की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक लेमैन टर्म में बात कर रहा हूँ। टूल्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। CI/CD की जब मैं बात करूँगा तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की हम बात करेंगे। अच्छा, किसी का माइक खुला हुआ है आई थिंक, आप लोग प्लीज़ अपने माइक को बंद रखिएगा ताकि पीछे से बैकग्राउंड नॉइस ना हो। अच्छा, मज़ीद आगे चलता हूँ मैं। हाँ जी जी, श्योर श्योर। हम्म, करेक्ट करेक्ट, उसी लफ्ज़ को अली बाबा ने अपनी स्लाइड में आसान किया है, स्पीड एंड स्टेबिलिटी। इसने इस लफ्ज़ से ना इस मसले को हल कर दिया। स्पीड को उसने डेव साइड पे रखा है, ठीक है ना, ताकि प्रोसेस चेंज हो। उस प्रोसेस के अंदर उसने क्या बात की है, स्पीड के अंदर उसने बिल्ड की बात की है, बिल्ड रिलीज़ की बात की है और टेस्टिंग की बात की है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक जो डेवऑप्स इंजीनियर है वो डेव वाला काम इस यहाँ से पूरा करेगा। और स्पीड और ये क्या है, ये आगे जब हम पाइपलाइंस पढ़ेंगे, जंकिन्स पढ़ेंगे, उसमें क्लियर होगा। और ऑपरेशन के अंदर, ऑप्स के अंदर, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट की बात आती है, जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी की बात आती है, वहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, जहाँ पे हम डॉकर्स की या क्यूबिनिटीज़ की बात करते हैं, जब ये डिप्लॉयमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। ऑटो हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, मॉनिटरिंग, स्केलिंग, स्टेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? मैंने इसीलिए स्पीड और स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं खाली। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, इट्स अ टीम वर्क। मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ, आफ्ताब बैठे हैं, शुजा बैठे हैं, अली बैठे हैं, इमरान बैठे हैं। तो हो सकता है इमरान की एक्सपर्टीज़ टेराफॉर्म पर हो, आफ्ताब की क्यूबिनिटीज़ पर हो, मेरी क्लाउड फॉर्मेशन पर हो, और आपके साथ जो दूसरे भाई बैठे हैं उनकी गिट पर हो। तो इट्स अ टीम वर्क, ये सब मिल के करते हैं। हाँ, एक में आ जाए तो प्लस पॉइंट है कि वो अकेले चीज़ों को हैंडल कर सकता है, ठीक है ना। तो इस टोटली डिपेंड कि वो अगर वो सब टूल्स पे काम कर सकता है। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 4 टूल्स पे एक ही वक्त में काम कर रहे हैं,
वो डिप्लॉयमेंट भी खुद कर रहे हैं, पाइपलाइंस भी खुद बना रहे हैं, क्यूबरनेटिस पे भी खुद काम कर रहे हैं, टेराफॉर्म पे भी खुद कर रहे हैं, AWS पे भी खुद कर रहे हैं, गिट पे भी लिख रहे हैं, बट वो कोड नहीं लिखते, वो डेवलपर नहीं है, प्योर डेवलपर नहीं है। डेवलपर को कोड लिख के देता है, टेस्ट और वो सारी चीज़ें जो हैं, जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है सिंटैक्स की या कोड के अंदर के मसले होते हैं, वो तो उसके थ्रू हो जाते हैं, टूल्स के थ्रू। लेकिन जो मैनुअल टेस्टिंग होती है वो QA डिपार्टमेंट अलग करता है। तो QA डिपार्टमेंट की अपनी एक अहमियत है, उनकी टेस्टिंग और जो आप यहाँ टेस्टिंग कर रहे हो उसमें दोनों में फ़र्क है। तो यस, एक बंदा भी कर सकता है और मल्टीपल बंदे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके कितने प्रोसेस आ रहे हैं और वो बंदा क्या सारे प्रोसेस जानता है तो कर सकता है, नहीं जानता तो डेफिनेटली टीम की ज़रूरत पड़ेगी उसको। मैं अगर कहीं कुछ, हाँ नहीं नहीं बोलिए बोलिए। हम्म, 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 करेक्ट। अच्छा, आगे हम टूल्स पे भी पढ़ेंगे। ये जो स्लाइड्स हैं तकरीबन 310 के करीब स्लाइड्स हैं, इसके अंदर आगे डॉकर्स, क्यूबिनिटीज़ और वो सारे टूल्स जो अली बाबा खुद प्रोवाइड कर रहा है एज अ सर्विस, और जो बाहर टूल्स यानी कि क्लाउड से हट कर जो हैं वो सारे टूल्स की बातें होंगी। तो वो आपके जो लोगों के सवाल हैं वो इंशाल्लाह इसके अंदर जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, ट्रेडिशनल वे क्या होता था? प्रोजेक्ट ए होता था, प्रोजेक्ट ए के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स। हाँ, CI/CD को अभी हम दो टुकड़ों में कर रहे हैं। CI का मतलब है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जिसके अंदर क्या है, कोड आपका जो है कंटिन्यूस इंटीग्रेट होता जा रहा है आपकी रेपोजिटरी के साथ, यानी कि आप कोड लिखते जा रहे हैं और वो इंटीग्रेट होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद CD का प्रोसेस है, तो अभी हमने स्टार्ट किया है, वो नीचे जाके पूरा खत्म होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट एक डेफिनेशन नहीं है। CD का मतलब है कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जिसमें आप बार बार डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वर्जन्स को, वर्जन 1 डिप्लॉय कर दिया, वर्जन 2 कर दिया। CI है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सोर्स कोड को बार बार। तो यहाँ मॉड्यूल ए है जो डेव टीम में काम कर रही है, मॉड्यूल बी ये ट्रेडिशनल वे बता रहे हैं, इनके पुराना तरीका बता रहे हैं, जिसमें डेव मैनेजर होता था, वो उसको चेक करता था, बग्स निकालता था, रिपोर्ट करता था, बग्स को अगर पास हो गया तो डिलीवर, नहीं किया तो बग्स की लिस्ट दोबारा प्रोजेक्ट पे चली जाती थी। ये भी ट्रेडिशनल वे है, वही है जो मसला है। इस मसले को हल करने के लिए जो है वो नॉर्मल जो आजकल का दौर है वो आया है, ठीक है ना। अब ये क्या था, ट्रेडिशनल वे वर्सेस CI/CD वे, यानी कि ट्रेडिशनल वे क्या था और CI/CD का वे क्या था, ठीक है ना। ये वही कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, अ डेवलपमेंट प्रैक्टिस दैट रिक्वायर्ड डेवलपर टू इंटीग्रेट कोड इनटू अ शेयर्ड रिपोजिटरी सेवरल टाइम्स अ डे। अब सैयद कादरी हैं या आफ्ताब हैं, ठीक है ना, ये डेवलपर्स हैं, ये अपने जब कोड लिख रहे हैं तो उनको एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी कंपनी ने दी हुई है या इनके टीम लीड ने दी हुई है। वो गिटहब भी हो सकता है, बिटबकेट भी हो सकता है, गिटलैब भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इस कोड को रख रहे हैं। और एक दिन में मल्टीपल टाइम्स अपलोड करते हैं आप। वो कोड कुछ किस तरह का होता है, मैं खैर डेवलपर नहीं हूँ, मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपना क्लाउड फॉर्मेशन पे कोड लिखा हुआ है, वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम अक्सर AWS के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन के कोड लिखते हैं जो JSON पे हम लोग लिखते हैं। तो वो कोड मैं दिखाता हूँ किस तरह से वो अपलोड करते हैं, वो प्रोसेस नहीं है, बट मैं वो कोड दिखा सकता हूँ कि कोड कैसा होता है और दिन में क्या चेंजेस हम लोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं गौर से मेरी स्क्रीन को, इसको लार्ज कर देता हूँ मेरा ख्याल है। अब ये विजुअल स्टूडियो कोड है, दैट्स कॉल्ड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। थोड़ा सा मैं ट्रैक से बाहर निकला हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि कोड होता क्या है, ठीक है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं है, एप्लीकेशन नहीं लिख रहा। इसके हम ये JSON पे लिखा हुआ है, सॉरी YML पर है ये, और इसके थ्रू हम जो है वो अपनी जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस या डिप्लॉयमेंट्स हैं वो करते हैं हम लोग इसके थ्रू, ठीक है ना। AWS के ऊपर VPC बनाना है या दूसरी चीज़ें करनी है, ये YML और JSON के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जब भी हम चेंजेस करते हैं हम उसको पुश कर देते हैं कोड पे, ताकि एक सेंट्रलाइज अपडेटेड कोड हो। ऐसा ना हो कि आफ्ताब साहब के पास कोई और वर्जन का कोड हो, उसमें कुछ बग्स हों, सैयद कादरी के पास कोई और कोड हो, सेम एप्लीकेशन के दो डिफरेंट कोड, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम एक सेंट्रलाइज रेपो रखते हैं जहाँ पे अपडेटेड कोड हो, बग्स फिक्स। उसको लिंक या मर्ज करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कमिट करना, ठीक है ना, या पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना PR। वो आपका मैनेजर करता है, जब वो चेक कर लेता है हाँ सैयद कादरी का कोड सही था या आफ्ताब का कोड सही था, जिसका कोड सही होता है उसको कोड को पुश कर देता है वो। यहाँ तक क्लियर है आपको? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन समझ में आ गई सब लोगों को?
या दोबारा रिपीट कर दूं मैं? जी सर, ठीक है, सर एक दफ़ा रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सैयद कादरी डेवलपर हैं, आपने कोड लिखा और आपके साथ दो बंदे और थे जो सेम एप्लीकेशन या सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आप तीनों ने अपने अपने कोड लिखे और पुश कर दिया उसको। पुश का मतलब है सेंट्रलाइज रेपो के ऊपर आपने उसको पुश कर दिया, वो वहाँ चला गया। लेकिन तीनों के कोड अलग अलग हैं। इसमें से जो अपडेटेड कोड होगा, जिसके कोड में बग्स नहीं होंगे, वो अपडेटेड हो जाएगा, बाकी 2 कोड डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। और वही सबके लिए काबिल इस्तेमाल होगा, फिर सब वही उसको यूज़ करेंगे, जिसको हम कहेंगे वही बेंचमार्क होगा, और उसी बेंचमार्क को सारे लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और नीचे आते हैं हम लोग जी। जी, तीनों अलग अलग कोड लिख के भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डिस्कार्ड वाला ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर होता ये है कि अगर इमरान ने कोड लिखा है, इमरान के बाद अगर सैयद कादरी ने लिखा है, लेकिन इमरान वाला कोड अगर बिल्कुल सही है, सैयद कादरी वाले की ज़रूरत नहीं है, तो उसको पुट कमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसकी ब्रांच बनेगी लेकिन उसको कमिट नहीं किया जाएगा और उसकी ज़रूरत नहीं होगी, और उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और इमरान वाला कोड ही आगे चलेगा। नॉर्मली जो होता है मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लाइंट ने कहा कि वो मुझे एप्लीकेशन की है, हम्म, लाल हरा आपने कहा कि डेवलपर ने सही है आपका राइट, आपने कहा तुम लाल बनाओ, तुम हरा बनाओ, तुम पीला करो। जब हम तीनों अपना अपना कलर भर देंगे तो फिर हम लोग उसको कमेंट करेंगे, वो फिर आप देखेंगे कि तीनों सही हुआ, आप उसको मर्ज करेंगे, तीनों मर्ज करेंगे, हम्म, वो एज एन एप्लीकेशन में आएगा। तो ये चीज़ हमने इंटीग्रेट किया है अपने कोड को एप्लीकेशन की कंपनी से। हो सकता है रात में कहे कि भाई लाल नहीं, हम्म, मुझे लाल की जगह ना अब नीला चाहिए, तो अब सुबह से मुझे नीला भी रखना पड़ेगा, वो कोई कलर नहीं है, इसकी वजह से ये होगा। तो जी। बस अपने वो से कमेंट कर दीजिए। फिर रात में जो रात में मैंने चेंज किया, आपने खुद किया मर्ज हुआ, कंटिन्यूस वेरी कंटिन्यूस हमारी बहुत कंटिन्यूस। ओके, अच्छा जी, इसमें आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल वे जो था, डुप्लीकेटेड वर्क आर रिलीज, शॉर्टर टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फास्टर टू डिलीवर सॉफ्टवेयर, लेस मैनुअल मिस्टेक्स एंड शॉर्टर वेटिंग टाइम। अच्छा, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हों या जो भी चीज़ें हों, आप यहाँ पे अब मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप के ऊपर जो है ना, ताकि जो है वो मुझे देखने में आसानी रहे कि किसका कौन सा मैसेज आया हुआ है, ठीक है। ओके जी, और आगे चलते हैं इसके अंदर हम लोग। अच्छा जी, कॉमन यूज़ टूल्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैं मज़ीद स्पीड अप करूँगा। जिसमें PMD आ जाता है, मैवन आ जाता है, जेंकिंस है। अब ये PMD क्या काम करता है, जावा कोड चेकिंग टूल्स अंडर BSD एग्रीमेंट्स। मैवन क्या काम करता है, मैनेज अ प्रोजेक्ट बिल्ड, ये प्रोजेक्ट की बिल्ड्स बनाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर मुख्तलिफ सोर्स कोड इंटीग्रेट होते हैं और वो आगे डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। जेंकिंस पूरी पाइपलाइंस बनाता है, यानी कि टेस्ट भी करता है, ठीक है ना, गिट से कोड उठाता है, सोर्स रेपो से उसको टेस्ट करता है, टेस्ट के बाद उसको डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय कहाँ करता है, वो आप मशीन पे भी डिप्लॉय कर सकता है, वो डॉकर पे भी डिप्लॉय कर सकता है। डॉकर की हम आगे बात करेंगे। अच्छा, हाउ क्विकली कैन आई डिप्लॉय टुडे। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इट्स इज पॉसिबल टू डिप्लॉय न्यू कोड ऑन अ साइट विद इन एन आवर। जहाँ पे घंटों लग रहे थे वहाँ विद इन एन आवर लग रहा है। कैसे, कोड डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कितना बड़ा कोड है या क्या है। उसके बाद बिल्ड फाइल उसकी बनती है 15 मिनट के अंदर, फिर जेंकिंस उस बिल्ड को उठाता है फॉर एग्जांपल 20 मिनट में, ठीक है ना। उसके बाद वो डेवलप होती है, न्यू इमेज, वेब इमेज बनता है उसका। उसके बाद वो टेस्ट होती है यहाँ पे, जिसको हम ड्राई रन कहते हैं, एंड देन वो प्रोडक्शन में चली जाती है। सो अगर आप इसको पूरे को गिने तो मेरे ख्याल 1 घंटे से कम का टाइम है, 20, 30, 40, 50, 55, ठीक है, 1 घंटा बन गया, ठीक है। अच्छा जी, डेवऑप्स में इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसमें क्वालिटी भी है, स्केलिंग भी है, एफिशिएंसी भी है और कॉस्ट सेविंग भी है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम SDLC कहते हैं, ठीक है ना, इज़ गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर, यानी कि उसके प्रोसेस कम से कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे डेवऑप्स इंप्लीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। वाइल ऑन अदर हैंड एप्लीकेशन साइज हैज़ बीन बिगर बिगर एंड बिगर, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, 4 चीज़ें, क्वालिटी, स्केल होना। अब वो स्केलिंग हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल स्केलिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। एफिशिएंसी, कितनी जल्दी है, कितने एफिशिएंट तरीके से डिप्लॉय, और कॉस्ट कैसे सेव हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डेवऑप्स को रिकैप करते हैं ताकि हम अगले उस पर जा सकें, ठीक है। सो डेवऑप्स क्या चीज़ है, इज़ द कलेक्टिवली टर्म फॉर डिलीवरी कल्चर, प्रोसेस, डिलीवरी मेथड्स, ठीक है ना, एक्सेट्रा, टू एड्रेस टाइम एंड क्वालिटी, यानी कि आपका टाइम कम टाइम में बेहतर क्वालिटी दे रहा है डेवऑप्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो डेवऑप्स एक्सपेक्ट फास्टर हायर क्वालिटी डिलीवरी बाय एलिमिनेटिंग वेटिंग एंड वेस्टिंग, यानी कि वेटिंग को और वेस्टिंग को वो एलिमिनेट करता है, जबकि आपके कम टाइम में बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब चीज़ें ऑटोमेटेड होना शुरू हो जाएंगी
हम ह्यूमन जो है वो मैनुअल तरीके से काम करें, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट होना शुरू हो जाएंगी, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी प्लानिंग, उसकी रीडिप्लॉयमेंट, उसकी टेस्टिंग, तो आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, ठीक है, और आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हैंड्स ऑन लैब्स हैं जिसको अभी हम छोड़ रहे हैं कि आप बिल्ड कर सकते हैं। लैबएक्स क्या चीज़ है? लैबएक्स बेसिकली अलीबाबा की लैब्स करने के लिए एक टेस्ट इन्वायरमेंट है। इसके वॉचर्स मेरे पास हैं, लेकिन वो मैं कल दूंगा जो लोग लास्ट क्लास तक रुके रहेंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 वॉचर्स हैं अलीबाबा की तरफ से। तो उन 15 स्टूडेंट्स को मिलेगा जो क्लास के आखिर तक, यानी कि कल आखिरी सेशन तक हमारे साथ स्टक रहेंगे। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको फिर हम इसमें से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये वो लैब्स हैं जिनको आप बाद में खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन तमाम लैब्स की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा और लैबएक्स के कोड दे दूंगा, जिसमें आप 5-6 लैब्स अपनी मर्जी से स्टेप बाय स्टेप पूरी कर सकते हैं अलॉन्ग विद लैब मैनुअल, ठीक है। अब अगले उस पर आते हैं। अभी तो हमने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवऑप्स पढ़ी थी। अब अगला है अलीबाबा क्लाउड डेवऑप्स रिलेटेड प्रोडक्ट ओवरव्यू, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। अच्छा जी, क्लाउड डेवऑप्स सोल्यूशन एडवांटेज की हम बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। सो जो अलीबाबा का क्लाउड डेवऑप्स सोल्यूशन है वो पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है और एडॉप्टेबल है, यानी कि जो मार्केट में चल रहे हैं उसी से रेलिवेंट इसने एज अ सर्विस बनाती है कि आपको बाहर से कोई टूल लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एडवांटेज क्या है? पावरफुल है, कवर डेवऑप्स फॉर ऑल साइकिल्स, यानी कि ये तमाम डेवऑप्स की साइकिल्स को कवर करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा गौर से देखें, ये एक तरीके का पीरियोडिक टेबल है, लेकिन ये केमिकल्स के बारे में नहीं बता रहा है। ये उन टूल्स का पीरियोडिक टेबल है जिसमें ओपन सोर्स है, ओएस फ्री है, फ्रीमियम है जो थोड़े अरसे तक फ्री होता है उसके बाद फिर पेड हो जाता है, ये फुली पेड है और ये एंटरप्राइज है। सो यहाँ कलर्स मौजूद हैं और यहाँ पे इनके टूल्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं। अलग अलग टूल्स हैं, हम इन टूल्स पे नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कोड डिप्लॉय है, ऑक्टोपस डिप्लॉय है। अभी ऑक्टोपस डिप्लॉय ग्रीन कलर से आ रहा है, यहाँ ग्रीन कलर से दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट का कलर ये आ रहा है। ये सारे डिप्लॉयमेंट के टूल्स हैं जो आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रहे हैं। ये फ्री में, यानी कि कुछ अरसे तक फ्री हैं, उसके बाद जाके ये पेड हो जाते हैं। इंटरप्राइज़ की हम बात करेंगे तो इंटरप्राइज़ में EN आ रहा होता है। अब यहाँ पे FM है प्रीमियम, इंटरप्राइज़ में EN आ रहा है। अब EN की बात करेंगे तो इलास्टिक बॉक्स है, मेसोस है, पैकर है, क्यूबरनेटीज़ है, ठीक है ना। ये सारे जो हैं आप अगर देखें, OS ओपन सोर्स, क्यूबरनेटीज़ ओपन सोर्स में आ गया, डॉकर ओपन सोर्स में आ गया, ठीक है ना। ये RKT है, आई डोंट नो ये क्या है, ये मुझे रेंचर लग रहा है शायद, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है, ये फ्रीमियम है सारे, एजोर AWS, यानी कि फ्री भी देते हैं और उसके बाद वो पेड कर देते हैं। तो ये आप बाद में भी आराम से देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल बना है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, जिससे आपको पता लगेगा कौन कौन से टूल किस किस लेवल पर है। ओके जी, डेवऑप्स रिलेटेड प्रोडक्ट ओवरव्यू। अब ये अलीबाबा बात कर रहा है। अलीबाबा कह रहा है कि मैं आपको अब जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ उसमें से कौन कौन से जो टूल्स हैं वो अलीबाबा दे रहा है और कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली आपको बाहर से लेने होंगे, या उसको मैं वो नहीं कह सकता, प्रीमियम नहीं कह सकता, ठीक है, या ओपन सोर्स है। अब लॉगिंग की बात करेंगे। लॉगिंग के अंदर अगर आप गौर से देखें, क्लाउड मॉनिटर अलीबाबा की सर्विस है, सिंपल लॉग सर्विस अलीबाबा की सर्विस है, प्रोमीथियस ओपन सोर्स है। प्रोमीथियस बेसिकली मॉनिटरिंग सर्विस है जहाँ से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करते हैं विद ग्रिफाना, ठीक है ना। कोड पाइपलाइन AWS की सर्विस है, CI/CD में, यानी कि कैटेगरीज दिखा रहा है ये, ठीक है। कंटेनर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, CI/CD, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड। अब मेरा ख्याल है लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा, हो रहा है भाई या नहीं हो रहा है? कोई माइक खोल के अगर बताना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ आप लोगों की चाहत थी कि हमें उस तरफ ले जाया जाए, बट डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें आपकी फाउंडेशन बनानी थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, मैंने माइक तो खोल दिया है, बट कोशिश करें कि माइक का इस्तेमाल कम से कम हो ताकि मेरी स्पीड ज़्यादा हो, वरना कल तक मैं ये प्रेजेंटेशंस और ये कोर्स ख़त्म नहीं कर सकूँगा, फिर मुझे बीच में इसको ज़ाहिर रोकना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आज रात तक आप लोग कब तक बैठ सकते हैं मेरे साथ? क्या रात 12:30-1 बजे तक अवेलेबल हो सकते हैं, ताकि सुबह फिर 9-9:30 बजे दोबारा हम सेशन स्टार्ट कर दें यहीं से? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, CI/CD हो गया। CI/CD के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कोड पाइपलाइन, ये अलीबाबा का है। जंकिन्स ओपन सोर्स है, यानी कि ओपन सोर्स है मतलब मैं ओपन सोर्स का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूंगा जो किसी और वेंडर का हो, अलीबाबा का ना हो। कंटेनर एज ए सर्विस, ठीक है ना।
कंटेनर सर्विस फॉर K8। K8 क्यों लिखा जाता है, किसी को पता है? K8 क्यों लिखा जाता है? इसको आप नेट पे जाके क्यूबिनिटीज के लिए तो लिखा जाता है, लेकिन ये क्यूबिनिटीज के लिए क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे हकीकत क्या है? K8 ही क्यों लिखते हैं उसके लिए? कोई डेवऑप्स का बंदा बताना चाहे अगर। ये काफी बड़ा राइट करेक्ट। अच्छा, K8 को अगर आप देखें तो क्यूबिनिटीज का K और क्यूबिनिटीज का S आखिरी आता है, इसके बीच में जो लफ्ज होते हैं वो तकरीबन 8 होते हैं। तो इसको जब आप पूरा खोल के लिखेंगे तो क्यूबिनिटीज ही बनेगा ये। तो K8 से परेशान मत होइएगा, वो क्यूबिनिटीज को ही रेफर करता है। अब ये है क्या क्यूबिनिटीज, डॉकर्स क्या है, फिर बोलूँगा, आगे जाके बात करेंगे, ठीक है ना। अब अलग से क्यूबिनिटीज है, ये क्लाउड से हटकर है। ये बेसिकली गूगल ने बनाया था। अच्छा, गूगल ने क्यूबिनिटीज जब बनाया था तो उसका पहला नाम क्या रखा था, किसी को मालूम है? क्यूबिनिटीज गूगल की प्रोडक्ट है तो मैंने बता दी, बट गूगल ने जब पहली दफ़ा इसको बना के मार्केट में किया था तो इसका नाम क्या रखा था? क्या ऐसा नाम था? क्यूबिनिटीज तो नाम नहीं था, इसका नाम था बॉर्ग, BORG, बॉर्ग, ठीक है ना। 2014 में जो है इसको इन्होंने CNCF के हवाले कर दिया, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। जो लोग भी गूगल कर रहे हैं आराम से गूगल करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना है और आगे जाना है, ठीक है। अच्छा जी, कंटेनर रजिस्ट्री ये भी अली बाबा का है। कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर जो आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको पहले इमेजेस बनानी पड़ती है, वो इमेज यहाँ रखी जाती है। पैस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसके लिए क्लाउड फाउंड्री, ये क्लाउड फाउंड्री एक अलग डोमेन है और एक अलग वेंडर है, ओपन सोर्स आप कह लें, उनके लिए है, ठीक है ना। फंक्शन कंप्यूट इनका है, अली बाबा का है। सर्वरलेस क्यूबिनिटीज़, जहाँ पे क्यूबिनिटीज़ के आपको क्लस्टर्स नहीं बनाने पड़ते, सर्वरलेस होता है, ठीक है ना। सर्वरलेस का मतलब बैक एंड पे आप कोई सर्वर नहीं बना रहे अपने लेवल पर, क्लाउड लेवल पर, उसके लिए आप सर्वरलेस क्यूबिनिटीज़ यूज़ करते हैं। IAC की बात करूँगा, IAC का फुल फॉर्म कोई बता सकता है जल्दी से, बगैर गूगल किए हुए? इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आप कोई क्लाउड या नॉन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैंने दिखाई थी, ये लिखा हुआ है, ये क्लाउड फॉर्मेशन है AWS का, इसको हमने लिखा है कोड की सूरत में। अब मैं इसको रन करूंगा ना तो मेरा पीछे VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन जाएगा, दैट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ठीक है। अच्छा जी, ROS अली बाबा का है, बट अली बाबा खुद भी इसको नहीं इस्तेमाल करता, कहता है इसको इस्तेमाल मत करो, टेराफॉर्म यूज़ करो। ROS स्टैंड फॉर रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस, ROS। जिस तरह AWS का क्लाउड फॉर्मेशन है, गूगल का डिप्लॉयमेंट मैनेजर है, एजोर का एजोर रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है ना। इसी तरीके से अली बाबा का ROS है। टेराफॉर्म जो है वो किसी का नहीं है, टेराफॉर्म HashiCorp का है, अलग है वेंडर जो इसको इस्तेमाल करता है, और इसकी मदद से ना सिर्फ पब्लिक क्लाउड्स बल्कि प्राइवेट क्लाउड जैसे कि ओपन स्टैक, क्लाउड स्टैक, VMware, Citrix, Nebula, इन सबको आप लिख सकते हैं टेराफॉर्म में। दैट्स वाई कि टेराफॉर्म इतना ज़्यादा मकबूल हो रहा है मार्केट में एज कम्पेयर विद ROS या क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन ये सब वेंडर डिपेंडेंट है, आप दूसरे क्लाउड पे काम नहीं कर सकते। बट टेराफॉर्म जिसने सीख लिया वो बकिया जगहों पे भी डिप्लॉयमेंट कर सकता है, ठीक है। एनसिबिल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, स्टिल क्लाउड से बाहर है। शेफ क्लाउड से बाहर है। पैकर ये भी क्लाउड से बाहर है, सिर्फ ROS इसका अपना है। अच्छा जी, सर ऐसा क्यों है कि अली बाबा कहता है कि मेरा टूल यूज ना करो, टूल बना के वो कहते हैं? नहीं अली बाबा नहीं कहता। अच्छा, ये ROS की बात कर रहे हैं, ROS की इसलिए बात करें, मेरी अली बाबा से पर्सनल बात हुई, ये डॉक्यूमेंट पे कहीं नहीं मिलेगी। अली बाबा से हमारी पर्सनल बात हुई थी क्योंकि मैं अली बाबा वालों से कनेक्ट होता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये अली बाबा का एक पोर्टल है जहाँ से हम बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिंग टॉक, जहाँ से हम अली बाबा की पूरी ऑफिशियल टीम से बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो कहता है कि यार ROS ज़्यादा रिलायबल सर्विस नहीं है, थोड़ी सी फ्लॉप हो गई है ये, और हम शुरू से टेराफॉर्म को ही प्रमोट कर रहे हैं। सो उनका ये जवाब था। आई डोंट नो कि किस हद तक उन्होंने ये बात बोली है, क्यों है, बट ROS ना मैंने यूज़ किया है ना वो है, क्योंकि टेराफॉर्म के अंदर जो है लोग जो बाहर से आ रहे हैं ना, जो अली बाबा को क्लाउड को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर आपका अपनी कोई प्रोडक्ट है आप उनको आसानी दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करें, तो वो कहते हैं भाई हमें टेराफॉर्म आता है, हम AWS पे या VMware पे काम करते हैं, हम टेराफॉर्म से ही अली बाबा बनाएंगे। तो अली बाबा ने इसलिए आसान कर दिया टेराफॉर्म को उनके लिए, ताकि उनको नई चीज़ें सीखनी ना पड़े। वगैरह भी टेराफॉर्म ही यूज जी नहीं, सबके अपने अपने प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, और टेराफॉर्म बाहर से टूल्स है। टेराफॉर्म कहते हैं मैं सारे क्लाउड बना दूंगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, मेरे कस्टमर है वो क्लाउड फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहे हैं, मेरे कस्टमर है वो टेराफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर जो मांगता है हम दे देते हैं, बट अगर कोई नया कस्टमर होता है तो हम प्रेफरली टेराफॉर्म करते हैं,
क्योंकि टेराफॉर्म का फ़ायदा ये है कि मैंने अगर इधर AWS सीखा हो, गूगल सीखा हो, अगर टेराफॉर्म सीखा तो मैं किसी भी क्लाउड के लिए कोड लिख सकता हूँ। ये है फ़ायदा टेराफॉर्म का, डाइवर्सिफाइड है वो। अच्छा, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है इनकी अपनी अपनी पूरी पूरी सर्टिफिकेशन है। अगर किसी को शौक है अलग से कोर्स करने का तो ये तो अली बाबा का डेवऑप्स का कोर्स है, इसके साथ इसकी अपनी सर्टिफिकेशन भी है। हाँ श्योर। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने कहा टेराफॉर्म के थ्रू हम अपना कोड लिख सकते हैं। राइट राइट बिल्कुल। कोड तो सर कोड अगर नहीं आता, जैसे जैसो नहीं आता, तो टेराफॉर्म का क्या यूआई देता है या नहीं, इसके थ्रू ये सब CLI है। देखें, एक चीज़ मैं बता दूं, आप में से जो भाई और जो बहनें डेवऑप्स साइट पे आ रहे हैं ना, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूं, काली स्क्रीन की आदत डाल लें आप लोग। काली स्क्रीन की आदत नहीं डालेंगे नहीं चल सकते। एक सवाल जो मैं पिछले 5 साल से सुनता आ रहा हूँ अपने स्टूडेंट से, अपने कुलीग से, अपने ऑफिस में, इधर उधर हर जगह पे, सर हमारा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, डेवऑप्स कैसे करेंगे? देखिए, प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, पहली बात तो ये प्रोग्रामिंग नहीं है, कोडिंग है भाई। और दूसरी बात ये है कि आपकी ज़रूरत है, अगर मेरा भी बैकग्राउंड नहीं है तो जो प्रोग्रामर नहीं है आपके दोस्त यारों में या जो बन रहा है उसका भी तो कोई पहला दिन रहा होगा ना, कि उसने कहा होगा यार आज मैं C# पहला दिन सीख रहा हूँ। आप क्यों नहीं सीख सकते भाई? ठीक है ना? फिर ये कोई स्टूडेंट शिकायत ना करे सर हमें जॉब नहीं मिलती मार्केट में। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग डेवऑप्स पर काम कर रहे हैं, वो शायद मुझसे बेहतर बता सकें इन चीज़ों के ऊपर कि डेवऑप्स की मार्केट कितनी है। मेरे पास लोग काम कर रहे हैं 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए पे, 8-8 लाख रुपए पे। मैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 8-8 लाख रुपए कमा रहे हैं डेवऑप्स के ऊपर, लेकिन वो काली स्क्रीन से घबराते नहीं, अंदर घुस के काम करते हैं। वो मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मैंने क्लाउड फॉर्मेशन जब पहली दफ़ा सीखा था ना, कोई सिखाने वाला नहीं था, बैक 2015 में 1.25 साल लगे मुझे क्लाउड फॉर्मेशन सीखने में, क्योंकि उस वक्त मेरा AWS भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो कोड लिखने में। ठीक है ना? मैंने लास्ट कोड जो लिखा वो 5000 लाइन का लिखा था, जिसको लिखने में मुझे तकरीबन कोई 3 हफ्ते या महीना लग गया था अपने एक क्लाइंट के लिए, बट लिखा मैंने। और आज मैं क्लाउड फॉर्मेशन का ट्रेनर हूँ, 3 बैचेस पढ़ा चुका हूँ। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने अगर इस तरफ आना है तो सीखना पड़ेगा। मैंने अपनी खुशी से नहीं सीखा भाई, ये मेरी भी खुशी नहीं थी, बट कस्टमर की ज़रूरत थी। तो या तो आप अपने कस्टमर को मना करें, कस्टमर से मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, या उसको एक्सेप्ट करें, नहीं सर मैं कर सकता हूँ, मैं सीखूंगा, मैं करूँगा इसको। ठीक है? तो कंफर्ट जोन से हमें निकलना पड़ेगा। तो ये कोर्स रखने का मकसद क्या है? ये कोर्स रखने का मकसद ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ सर्व करूँ और उनको डेवऑप्स का बताऊँ, और उनको बताऊँ कि डेवऑप्स कोई बला नहीं है, डेवऑप्स कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, काली स्क्रीन की आदत डालने में कोई मसला नहीं है, कंफर्ट जोन से निकलने में कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक कदम आगे बढ़ाएं और यहाँ तक पहुँचें। क्यों नहीं करेंगे आप? ठीक है? तो हमारे ही यहाँ क्लास में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो ये काम करते हुए आ रहे हैं, बट वो खामोश बैठे हुए हैं, बट उनको भी लगा टाइम, मुझे भी लगा टाइम। और ये मत समझें कि सारे टूल्स आप एक दिन में सीख लेंगे या सारे टूल्स आप सीख लेंगे, नहीं। 3 टूल्स पे आप एक्सपर्टीज लेंगे, बकिया 2-3 टूल्स पे आपका कोई बडी लेगा, और आप एज अ टीम वर्क अपनी कस्टमर को सर्व करेंगे। इधर यू आर अ बिजनेसमैन, इधर यू आर अ जॉब पर्सन। ठीक है? इसमें मैं समझ गया कि जो CI/CD है, हाँ SaaS है या PaaS है, जी जी। ये सारा CLI के ऊपर काम होगा इसमें, नहीं इस पे। नहीं, ये जितनी भी सर्विसेज आपको अली बाबा की नज़र आ रही है ना, ये सब की सब जो है ये GUI बेस है, लेकिन इनमें जो है पीछे शेल लगा है। शेल का मतलब कमांड लाइन अटैच है। प्रेफर यही है कि आप कमांड लाइन से करें, GUI से ना करें, क्योंकि GUI से करते में सीखने को नहीं मिलेगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। प्रीवियस में आप लोगों ने, कितने लोगों ने CCNA पढ़ा हुआ है? कई लोगों ने पढ़ा होगा, सिस्को की ट्रेनिंग ली होगी। हमारे टीचर हमेशा मना करते थे पैकेट ट्रेसर से बेटा काम नहीं करना, ज़िंदगी भर सीख नहीं पाओगे। जिन्होंने भी आपके साथ पैकेट ट्रेसर से पढ़ा या उनको शौक हुआ पैकेट ट्रेसर से, देख लें वो आज भी वहीं खड़े हुए होंगे। लेकिन अगर आपने डे 1 से उसको CLI से करना शुरू किया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, तो आप आगे निकल गए उनसे। क्यों? क्योंकि कस्टमर को CLI चाहिए, कस्टमर को GUI नहीं चाहिए। यहाँ भी कई किस्म के, स्पेशली कुबरनेटीज़ है, एनसिबल है, टेराफॉर्म है, इनका कोई GUI नहीं है भाई, ये प्योर CLI पे काम करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन का वो है GUI है, बट वो कंसोल की हद तक है, उसमें भी कोड ही लिखना पड़ता है इस तरह का। तो हम इसको विजुअल स्टूडियो में लिख के डिप्लॉय कर देते हैं। एक दफ़ा आपने काम कर लिया, छोटा सा कोड लिख के चला दिया, आपको मोटिवेशन मिल जाएगी, आप खुद ही अगले स्टेप पे चले जाएंगे, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन घर से स्टार्ट लेना होगा आपने इसको। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ये जो क्लाउड फॉन्ट्री का आपने बताया था, जी। इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, ये टूल्स असल में हमारे डोमेन से इस वक्त बाहर हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, वरना हमारी बकिया स्लाइड्स रह जाएंगी। क्लाउड फाउंड्री बेसिकली प्लेटफॉर्म नहीं, ये पार्ट नहीं है, ये अली बाबा का भी नहीं है, ये एक बाहर की है। अली बाबा ने ये टूल्स इसलिए दिए हैं कि अली बाबा कह रहे हैं मेरे ये टूल्स हैं, अगर आप बाहर किसी और टूल पे काम करें तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये था कि जितनी भी सर्विसेज और ये टूल आपने दिखाए हैं, जो बताए हैं, हाँ ये इस ट्रेनिंग में नहीं नहीं कवर नहीं
नहीं कवर हो भी रहे नहीं भी हो रहे, इसमें अली बाबा ने ये जो स्लाइड आपके सामने खुली है दिखाने का मकसद ये है कि अली बाबा आपको बता रहा है कि मार्केट में लॉगिंग और मॉनिटरिंग के मैं कौन से टूल दे रहा हूँ और इसके इक्विवेलेंट और कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं, वो कंपेयर करवा रहा है। वो हम सीखेंगे नहीं, नहीं 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 नहीं, इसमें हम डेवऑप्स के टूल्स पढ़ेंगे या किसी हद तक जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल नहीं जा सकते क्योंकि इंडिविजुअल इनकी अपनी अपनी दुनिया है, इनकी अपनी अपनी दुनिया है और अपने अपने कोर्सेज हैं पूरे पूरे। आप ये समझ लें कि अगर अली बाबा 150 सर्विस दे रहे हैं ना, आप पूरे 150 सर्विस पे काम नहीं कर सकते। अगर 150 सर्विस पे वाकई एक्सपर्ट बनना है तो 7-8 साल का अरसा चाहिए होगा, ठीक है। मैं AWS पे काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से, मैं गिनती की 40-45 सर्विस से आगे जा ही नहीं सका हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है वो। क्योंकि हर सर्विस आपके लिए नहीं है ना, कोई मशीन लर्निंग है, कोई ब्लॉकचेन है, कोई AI है, कोई डेवलपमेंट है, कोई नेटवर्क है, हर सर्विस पर कैसे काम करेंगे? आपका अपना भी कोई एक डोमेन होगा ना। हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं, आर्किटेक्ट लोग हैं, तो हमारा बैकग्राउंड नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है ना, ये माइक्रो सर्विसेज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डेवऑप्स या सिक्योरिटी कंप्लायंस की तरफ जाएगा। इससे आगे हम नहीं जाते नॉर्मली, एक्सेप्ट के कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो कंपनी की। अच्छा मजीद आगे जाता हूँ, ये पावरफुल है, गिट बता रहा है कि गिट सोर्स रेपो है, CI/CD लगा हुआ है, पुश किया इसने, OSS ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है S3 बकेट की तरह, और वहाँ से पूरा पैकेज डिप्लॉय हो जाता है आपके टेस्ट एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट पर। ECS कहलाता है इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, अली बाबा की। अच्छा जावेद माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी अब आते हैं फ्लेक्सिबल की तरफ। हम लोग फ्लेक्सिबल की बात कर रहा है, वी प्रोवाइड ओपन सोर्स टूल फॉर ओन प्रोडक्ट। अभी ये पावरफुल की बात कर रहा था, अभी फ्लेक्सिबल की बात कर रहा है कि वी प्रोवाइड ओपन सोर्स टूल्स एंड ओन प्रोडक्ट फॉर कस्टमर टू फ्री चॉइसेस। यानी कि अली बाबा ये नहीं कहता भाई मेरे ही टूल यूज़ करो, वो कहता है भले मेरा सर्वर यूज़ कर लो लेकिन टूल्स चाहो तो अपने यूज़ कर लो। कैसे? आए नीचे, अब आ गया। अब ये देखें रेड कलर की हाईलाइट से दिखा रहा है कि ये मेरे टूल्स हैं, उसके साथ साथ ओपन टूल्स भी मौजूद हैं जिसको हम देख कर आ रहे हैं। यही बात मैं आपको बता रहा था, ठीक है जी। और आगे आते हैं, ये ओपन टूल्स हैं, ओपन सोर्स, जो अली बाबा के अपने नहीं हैं, वो ये मौजूद है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है? अडॉप्टेबल है। मोस्ट ऑफ द डेवऑप्स टूल्स एंड सर्विसेज सपोर्ट मल्टी क्लाउड, यानी कि जितने भी डेवऑप्स टूल्स और ये आपको नजर आए ये मल्टी क्लाउड सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इसको एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा वो आपको नजर आ रहा है। पुल ऑल टुगेदर, वर्जन कंट्रोल के लिए गिट है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे कोड पाइपलाइन है, जो गिट से कोड उठेगा वो कोड पाइपलाइन पे आएगा, या तो जंकिन से कोड पाइपलाइन अली बाबा का जो है। उसके बाद नोटिफाई करने के लिए अली बाबा के पास डिंग टॉक है। डिंग टॉक क्या चीज़ है? डिंग टॉक एक सर्विस है जो कि ईमेल और SMS देती है। कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है डिंग टॉक, ये व्हाट्सएप की तरह है, आप इसको बोल सकते हैं चाइना का व्हाट्सएप है, जिसको आप अपने मोबाइल उस पर कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप से कहीं ज़्यादा फीचर है इसमें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आप अली बाबा या चाइनीज़ से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। चाइना में व्हाट्सएप बंद है, चाइना वाले व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करते, गूगल यूज़ नहीं करते, वो WeChat यूज़ करते हैं या डिंग टॉक यूज़ करते हैं। तो पूरी इनकी कम्युनिटी डिंग टॉक पर होती है, तो वो यहीं से इसी को यूज़ करते हैं, इसकी API को, और उसको थ्रू ईमेल्स भेजते हैं। फिर कंटिन्यूस बिल्ड के लिए वो कंटेनर सर्विस यूज़ करते हैं, जहाँ वो बिल्ड्स बनाते हैं अपनी। कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए वो कंटेनर रजिस्ट्री यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो सेव करते हैं अपने डाटा को। फिर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए वो कंटेनर सर्विस यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो या तो मशीन में यूज़ करते हैं इलास्टिक कंप्यूट पे, या इसके अंदर डॉकर डिप्लॉय करके उसके अंदर यूज़ करते हैं ये। और आगे चलते हैं, प्रोविजनिंग के लिए, यानी कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, उसके लिए या तो वो ROS यूज़ करते हैं या वो टेराफॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट, टेस्ट और स्टेजिंग और प्रोडक्शन के ऊपर करते हैं ये लोग। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई थी। अब हम चलते हैं क्लाउड फंक्शन। सर ये जैसे कि टेराफॉर्म इतना ऊपर जा रहा है, कामयाब जा रहा है, तो ये क्लाउड स्टैक वगैरह ये क्या मतलब इतना ऊपर नहीं जा रही है? देखें क्लाउड स्टैक एक बिल्कुल अलग चीज़ है ना। ओपन स्टैक, क्लाउड स्टैक, ये क्लाउड वो है, मैनेजमेंट है। टेराफॉर्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है। ये क्लाउड स्टैक जैसे कई क्लाउड्स को प्रोविजन करता है, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई टूल्स तो चाहिए होंगे आपको, राइट। अच्छा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन सर्विस को, और फंक्शन सर्विस को स्टार्ट, अच्छा हमने ये बात कर ली है, अब हम इसके ऊपर मजीद बात नहीं कर रहे, आगे जा रहे हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग के ऊपर। सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? सर्वरलेस कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आपके पास कोई सर्वर नहीं है, आपके अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बैक एंड पे चल रहा है, आप जितनी देर इसके ऊपर कोई प्रोसेस करेंगे उतने मिली सेकेंड या उतने सेकेंड के पैसे देंगे, इससे आपकी कॉस्ट बचेगी। लेकिन यहाँ जो चीज़ आपको सर्वरलेस कंप्यूटिंग में चाहिए होती है, वो चाहिए होती है कोड लिखना। इसके लिए थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड पे जाना पड़ता है आपको। पाइथन, Node.js हो गया, रूबी हो गई, इन पे कोड लिखना आना चाहिए,
ठीक है ना, ताकि आप अपनी चीज़ों को सर्वरलेस की तरफ ले जा सकें। क्या है सर्वरलेस, मजीद देखता हूँ। अब जो कंपनीज है, कोका कोला, नेटफ्लिक्स, ठीक है ना, और ये जो कंपनीज है, ये सारे सर्वरलेस को यूज़ कर रही हैं। हिस्ट्री क्या है सर्वरलेस की? सर्वरलेस जो स्टार्ट हुआ था वो जिमकी से स्टार्ट हुआ था, पे एज यू गो मॉडल है, ठीक है। 2012 के अंदर जो है वो एप्स और सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वरलेस की तरफ जाना शुरू हुए। 2014 में AWS ने सबसे पहले क्लाउड के ऊपर सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसको लेमडा कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद 2016 में फंक्शन कंप्यूट के नाम से अलीबाबा लेकर आया। एजोर के ऊपर भी है, एजोर का मुझे पता नहीं है, वो उसका नाम भी शायद फंक्शन कंप्यूट ही है, ठीक है ना, तो वो भी लेकर आया हुआ है। गूगल भी लेकर आया हुआ है, गूगल के ऊपर भी सर्वरलेस के कॉन्सेप्ट है। एडवांटेज क्या है सर्वरलेस का? सर्वरलेस मैनेजमेंट है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सर्वर मैनेजमेंट, यानी कि कोई सर्वर ही नहीं है भाई, आपने कोड लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, बस पीछे प्रोसेसर लगे हुए हैं, वो जितनी देर प्रोसेस करेगा उतना बिल आपको भेज देगा, सिंपल, ठीक है। लोअर कॉस्ट, ठीक है ना। इसकी एक आसान मिसाल मैं अगर दूं, मेरा ख्याल है राइट एग्जांपल कौन सी होनी चाहिए, हाँ, आप एक जगह जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो शायद इतना नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में वॉशिंग मशीन बहुत सारी लगी हुई है कपड़े धोने की, ठीक है ना। अब आप जो है, आफ्ताब अपनी वॉशिंग मशीन लेकर आता है, उसको मैनेज भी करता है, उसके मसले वसले भी देखता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर सब कुछ है। लेकिन सैयद कादरी क्या करते हैं, कैसी जगह जाते हैं, बहुत सही वॉशिंग मशीन लगी है, जितनी देर जो कपड़े धोने हैं उसका टोकन लिए, डाले वॉशिंग मशीन, कपड़े धोए, बाहर आ गए, कितनी देर के पैसे दिए, जितनी देर उसको चलाया, ठीक है। यहाँ भी वही है, ना अपनी मशीन, ना सर्वर मैनेज करना, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं फैस, फंक्शन एज अ सर्विस। क्लाउड में कई लेयर्स हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यहाँ फंक्शन एज अ सर्विस आती है, ठीक है। लोअर कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ बोथ कंप्यूटिंग पावर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सर्वरलेस सेव होता है, ठीक है। ना कंप्यूटिंग पावर है यहाँ पे, ना कोई बंदा लगाना है, कोड खुद ही काम कर रहा है, ठीक है। इन्हांस स्केलेबिलिटी, यानी कि अगर कोड आपने लिखा है और वो कोड फॉर एग्जांपल किसी सर्वर पे चलता, तो आपने बोला कि यार ये सर्वर 10 यूज़र्स को हैंडल कर सकता है, 10 यूज़र से ज़्यादा आएंगे तो सर्वर को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ इसकी भी टेंशन नहीं है। 10 क्या 10 लाख यूज़र्स भी आ जाए, खुद ही स्केल होता चला जाएगा। पैसे सिर्फ कितनी देर के देने, जितनी देर आप इसको चला रहे हैं, सिर्फ आपने उतनी देर के इसको पैसे देने, सही है। मजीद आगे आते हैं, डिक्रीज लेटेंसी की बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। डिक्रीज लेटेंसी के अंदर क्या चीज़ होती है कि आप यूज़र्स यूज़ करते हैं ग्लोबल रनिंग एप्लीकेशंस, लो लेटेंसी के ऊपर आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे सर्वर मैनेजमेंट की, लोअर कॉस्ट की, इन्हांस स्केलेबिलिटी की एंड डिक्रीज लेटेंसी की, ये तमाम बातें हमने यहाँ पे की, ठीक है। अब हम मज़ीद इसको लेके आगे चलते हैं। सर्वरलेस कंप्यूटिंग के जो मार्केट ओवरव्यू वो क्या है, ये आपके सामने है। अच्छा, मैं वो स्लाइड्स जो बहुत मतलब फ्रीक्वेंट है या जिसकी इतनी ज़्यादा यूजेज नहीं है, मैं उसको स्किप करूँगा ताकि हम मेन स्लाइड्स की तरफ जाएँ। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर यूज़ कर रहे हैं, कि गूगल का निशान है, ये लेमडा का है, ये अलीबाबा का है, और ये अपाची ओपन विस्क के नाम से एक है, ये भी प्रोवाइड करता है। सो जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग है वो नॉर्मली आपको किसी ना किसी क्लाउड प्रोवाइडर पर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बैक एंड पर उसको जो है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, मल्टीपल सर्वर्स की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को लेकर आपको प्रोवाइड करेगा। तो जब तक पब्लिक या प्राइवेट क्लाउड नहीं होगा वो कैसे प्रोवाइड करेगा? दैट्स वाई कि आपको उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ पब्लिक क्लाउड्स ही नज़र आएंगे, यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे नज़र डायरेक्टली नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू AWS लैम्बडा की बात करेंगे तो कोई सर्वर रिक्वायरमेंट नहीं है, पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम, कनेक्ट टू द अदर AWS सर्विसेज, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी देर यूज़ करें उतनी देर के पैसे दें, ये तमाम फीचर्स इसमें मिलते हैं। बट इसके अंदर जो चीज़ आप लोगों के लिए है वो ये है कि आपको थोड़ी सी कोडिंग सीखनी पड़ेगी। एक तो टेराफॉर्म वाली कोडिंग है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, यहाँ पे ट्रिगर बेस है, यानी कि कोई फंक्शन कोई हिट होता है, मिसाल के तौर पर रोज़ 4 बजे कंप्यूट जो है वो हिट करता है कि जी एक स्नैपशॉट बना दें, तो वो इस तक पहुँचेगा, उसका कोड लिखा हुआ होगा, उस कोड की मदद से वो स्नैपशॉट बना के वहाँ रख देगा, ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन कंप्यूट का नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ऑटो स्केलिंग खुद होता है, पे एज यू गो मॉडल है, कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल टाइम के ऊपर है। अच्छा जी, इवेंट सोर्स की मैं बात करूँगा। सो इवेंट सोर्स के अंदर ये ट्रिगर करता है, यानी कि इवेंट सोर्स के अंदर क्या हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, या आपने बोला है कि जब मशीन जो है वो 70% तक यूटिलाइज हो जाए तो जी ट्रिगर कर दो, प्रोसेसर जब 70% तक चला जाए तो ट्रिगर कर दो, ये सारे काम करेगा। कंप्यूट फंक्शन है, ठीक है, रन कोड, मीटर प्राइसिंग है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर है। वर्क फ्लो किस तरह है, एक डेवलपर जो है वो डिज़ाइन कर रहा है, कोड लिख रहा है, कोड के बाद वो अपलोड करेगा कंप्यूट फंक्शन के अंदर। कंप्यूट फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए कोई API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस या कोई SDK यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कुछ होगी जो इसको ट्रिगर करेगी, इसको इशारा देगी, ठीक है ना, और वो
इलास्टिक इन्वोकेशन यानी कि रिसोर्सेज बनाना शुरू कर देगा आगे, वो रिसोर्सेज पे एज यू गो होंगी, ठीक है ना। ये इसका एक बिल्ड सर्विस है पूरी, किस तरह से काम करती है, ठीक है। अच्छा, ट्रिगर्स यानी कि कहाँ कहाँ से हिट हो सकते हैं, उसके अंदर है OSS ट्रिगर्स, लॉक सर्विस ट्रिगर्स, HTTP ट्रिगर्स, CDN ट्रिगर्स, MNS ट्रिगर्स, टाइम ट्रिगर्स, ये सारे अलग अलग किस्म के ट्रिगर्स हैं जो कि हिट होते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स क्या क्या है अलीबाबा क्लाउड फंक्शन, कंप्यूट फंक्शन को इस्तेमाल करने के, वो हम समझ लेते हैं इसके ऊपर। सर्वरलेस है, इवेंट ड्रिवन यानी कि इवेंट होगा तो ये आगे काम करेगा, कंटिन्यूस स्केलिंग है, एक्सटेंसिव है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव मतलब ग्लू टुगेदर एनी क्लाउड सर्विस यानी कि किसी और क्लाउड सर्विस के साथ भी काम कर सकता है। मीटर प्राइसिंग यानी कि ये प्राइस को मीटर करता है, ठीक है। रिव्यू हम देख लेते हैं, हमने कंप्यूट फंक्शन की बात की, उसकी मार्केट की बात की कि कहाँ कहाँ कंप्यूट फंक्शन कौन कौन दूसरे प्रोवाइडर हैं ये कंप्यूट फंक्शन दे रहे हैं, फंक्शन कंप्यूट की स्पेक्स क्या क्या हैं, ये सब हमने इसके ऊपर बात की। ये सारी चीज़ें आपको इस एक के अंदर मिल जाती हैं। अच्छा, डेमो को हम छोड़ रहे हैं। अब सबसे मज़े का टॉपिक, कंटेनर सर्विस। कितने लोग तैयार हैं कंटेनर सर्विस को पढ़ने के लिए? हम सब तैयार हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। कंटेनर सर्विस की बात करते हैं और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। कंटेनर सर्विस में दो प्रोडक्ट या दो आप कह लें कि मैं सर्विसेज की बात करूँगा। सर्विस और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? प्रोडक्ट बेसिकली आउटसाइड क्लाउड बात कर रहे हैं, क्लाउड के अंदर उसको एज अ सर्विस बात की जाती है। सो क्लाउड में बात करें या क्लाउड से बाहर बात करें, नॉर्मली आपको कंटेनराइजेशन के अंदर दो लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे, डॉकर और क्यूबरनेटीज, ठीक है। इनकी अपनी अपनी सर्टिफिकेशन मौजूद हैं। सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर CKA अलग मौजूद है, डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट DCA अपनी अलग मौजूद है, टेराफॉर्म की अपनी सर्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं। यहाँ पे क्लाउड अलीबाबा या AWS के अंदर डेवऑप्स का जब आप एग्जाम पास करते हैं या उसका कोर्स पढ़ते हैं, उसमें उसको एज अ सर्विस इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आपने कैसे डिप्लॉय करना है या कैसे काम करना है, ठीक है। अच्छा, क्लाउड नेटिव कहलाता है। क्लाउड नेटिव के अंदर हम जब बात करते हैं तो क्लाउड नेटिव में हम लोग डॉकर क्यूबरनेटीज करते हैं। नंबर 1 इन चाइना, चाइना इज़ द क्लाउड नेटिव रेवोल्यूशन वेव, ठीक है ना। बकौल इनके के ये रेवोल्यूशन इसके अंदर ला रहे हैं क्लाउड नेटिव के ऊपर। ऑलमोस्ट 87 एंटिटी वर यूजिंग कंटेनर सर्विस, 80% यूजिंग क्यूबरनेटीज, 80% यूजिंग स्वाम। स्वाम बेसिकली क्यूबरनेटीज के इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन वो डॉकर को सपोर्ट करता है। डॉकर के जो क्लस्टर्स होते हैं वो स्वाम पे बनते हैं, और मेसोस उसी की कुछ और मतलब उसका कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लाउड नेटिव, हाँ श्योर बोले कोई सवाल कर रहा था भाई, मैं वही उसी तरफ जा रहा हूँ ना। व्हाट इज क्लाउड नेटिव एंड व्हाट इज नॉट क्लाउड नेटिव, उसी तरफ आ रहा था बेसिकली। वहाँ तो वो सिर्फ ग्राफ दिखा रहा था, असल पढ़ने की चीज़ ये। द कॉन्सेप्ट क्लाउड नेटिव हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन 2015। क्लाउड नेटिव इज नॉट क्यूबरनेटीज, इज नॉट माइक्रो सर्विस, बट द अवेयरनेस ऑफ क्लाउड नेटिव टेक्निक इंक्लूड क्यूबरनेटीज। यानी कि क्लाउड नेटिव के अंदर ये आप कह लें कि नेटिव क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जो लाजिम मलजूम हो, जो चीज़ इसके साथ लाजिम अटैच हो, ठीक है ना। यानी कि हम कहते हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, मादरी ज़बान, ठीक है ना, कौन सी है। तो नेटिव वो चीज़ है जो आपके साथ अटैच हो, यानी कि आपकी उसमें शामिल हो फितरत में, वो नेटिव है आपकी, ठीक है। तो क्लाउड नेटिव क्या चीज़ है, वो क्यूबरनेटीज नहीं है। ये क्यूबरनेटीज जो टूल्स हैं, माइक्रो सर्विस एक टूल्स है, बट अवेयरनेस ऑफ क्लाउड नेटिव टेक्निक्स जो है, यानी कि क्लाउड नेटिव को अडॉप्ट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसमें क्यूबरनेटीज और ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सो क्लाउड नेटिव बेसिकली जब हम बात करेंगे तो इज़ द एडॉप्शन और कल्चर ऑफ क्यूबरनेटीज, माइक्रो सर्विस, सर्विस मैश, ये तमाम चीज़ें आती हैं। क्लाउड नेटिव का मतलब मजीद देखते हैं। यहाँ लाइफ साइकिल आ रही है, ये अभी हम पढ़कर आ रहे हैं पीछे। डेवलप करते हैं, फिर इसको डिप्लॉय करते हैं, फिर इसको रन करते हैं, फिर आइट्रेट करते हैं, फिर उसको रिटायर कर देते हैं। तो ईजी टू अचीव इनोवेशन फ्रॉम अ क्विक कॉल एंड एरर एक्सपेंस, जिसमें स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑब्जर्व है, ऑडिट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ क्लाउड नेटिव में आती है। यानी कि क्लाउड नेटिव एक ऐसी सर्विस को आप कह सकते हैं, क्लाउड नेटिव किसी सर्विस का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे अलीबाबा में ECS, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, कंप्यूट सर्विस के अंदर ECS आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लाउड नेटिव की बात करूँगा, सो इज़ द एडॉप्शन ऑफ स्केलेबिलिटी, यानी कि जिस सर्विस में आपको स्केलेबिलिटी, ऑडिट, सिक्योरिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी ये सब मिल जाए, ठीक है ना, वो बेसिकली आपको क्लाउड नेटिव की तरफ लेके जाता है। और नॉर्मली ये काम करता है क्यूबरनेटीज या डॉकर,
क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर में मैं बात करूंगा, सो मोर एंड मोर कस्टमर माइग्रेशन सिस्टम जो है आपके, ठीक है ना, रनिंग ऑन क्लाउड, कॉज क्लाउड प्रोवाइडर हैव बीन प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज मेक डेवलपर इजी टू अचीव इनोवेशन। सो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन की बात करेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे इसके अंदर नीचे। अच्छा, अब ये जर्नल बात कर रहा है कि एप्लीकेशन कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन IaaS एंड नीड टू रन ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट कैन मैनेज रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशन। क्यों? इस पर कुछ मसले हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि माइक्रो सर्विस की तरफ। अब जरा क्लाउड नेटिव का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, केस स्टडी आपके सामने। DNS है, यानी कि www.abc.com, वो एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आती है। उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अलग अलग स्विचेस बने। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये चीज़ बनेगी टेराफॉर्म से। क्या बनेगी? क्यूबरनेटीज डिप्लॉय होगा, क्यूबरनेटीज डिप्लॉय होगा कंप्यूट सर्विस पे, कंप्यूट सर्विस के अंदर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, ठीक है ना, और कंप्यूट सर्विस के अंदर डॉकर डलेगा, क्यूबरनेटीज उन डॉकर्स को मैनेज करेगा, वो चीज़ प्रोविजन होगी टेराफॉर्म से, और वो DNS से अटैच होगी। तो इतनी सारी सर्विस एक साथ मिलकर आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं। दैट्स वाई केस की जो जॉब्स हैं वो हाईली पेड कहलाती है, ठीक है। अगर किसी को भाई बोरियत लग रही हो तो मुझे बता दे, मैं किसी और तरीके से कोशिश करता हूँ इसको मज़ीद आसान करने की, लेकिन ये थोड़ा सा रूखा लगेगा आपको। क्यों? एक तो काली स्क्रीन की सारी चीज़ें, दूसरा अभी समझना भी मुश्किल होगा, तो ये डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आपको। अब ये जो जार पैकेट नज़र आ रहा है, पैकेज, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन का बिल्ड पैक है। बिल्ड पैक कैसे कहते हैं? जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स फोल्डर्स होती हैं और एक पैकेज की सूरत में आपके पास आती है। हम तो एक्जी यूज़ करते हैं ना, एक्जी क्लिक किया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, तो यहाँ पे एक जार पैकेज है पूरा। ये जार पैकेज अगर आप इसको एक्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो अगर होती होगी तो वो हो जाएगी, जिससे चलना आसान हो जाएगा, लेकिन हमें जब डॉकर को देना है तो हमें कुछ पैकेज देना है, एक्जी नहीं दे सकते हम। तो डॉकर की जैसी शक्ल से जाहिर है, ये कंटेनर्स को संभालने के लिए एक सर्विस है जिसमें मल्टीपल कंटेनर्स है। अब ये कंटेनर्स क्या है आगे बात करेंगे। यहाँ जार आता है, डॉकर्स पे डिप्लॉय होता है, डॉकर्स को हैंडल करने के लिए क्यूबरनेटीज की चाहिए और क्यूबरनेटीज को हैंडल करने के लिए सर्विस मैश चाहिए होता है। तो ये क्लाउड नेटिव की एप्लीकेशन की इवॉल्वनेस है। अच्छा जी, लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे तो लाइफ साइकिल में क्या है? डेवलप, डिप्लॉय, रन, आइट्रेट एंड रिटायर। अब इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डेवलप करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन है, डिप्लॉय करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन है, रन करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो इसके अंदर मिलती हैं। अच्छा, डिप्लॉय करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है। डिप्लॉय करने के लिए कहाँ डिप्लॉय करेंगे? डेवलप तो कर ली एप्लीकेशन को, डिप्लॉय करने के लिए आपको चाहिए डॉकर, क्यूबरनेटीज, ये मेरा ख्याल है गिट का निशान है, गिट है और टेक्टोन है, जंकिन्स है। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है? इन दिस फेस परसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, यानी कि डेवलप हो गई, अब डिप्लॉय करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल इन दोनों को ले लेता हूँ, डॉकर और क्यूबरनेटीज को, इन दोनों के ऊपर ये डिप्लॉय होगी। अगला रन, रन किस पे होगी? रन भी क्यूबरनेटीज पर होगी, ठीक है ना। और इसका नाम मैं भूल गया हूँ, इसका नाम मुझे याद नहीं है, ये एज्योर के ऊपर चलती है ये, बट मैं इसका नाम बिल्कुल अभी जहन से निकल रहा है मेरे। STU, यस, आई थिंक ये वही है, ये बिल्कुल। ये जो है ये प्रोमीथियस का निशान है जो मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये अलीबाबा की क्लाउड लॉग्स निकालने के लिए है, और ये इससे रिलेटेड और भी सर्विस है जो मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब रन करेंगे तो रन क्यूबरनेटीज करेगा। अच्छा, क्यूबरनेटीज कोई कंटेनर सर्विस नहीं है, कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस है। आपने गौर की एक चीज़ को, क्यूबरनेटीज के इस निशान के ऊपर ये जहाज़ की तरह का ये 8 नज़र आ रहा है एंगल, ठीक है। ये क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि जब आप कश्ती में या लॉन्च पे इसको लगाते हैं तो ये मैनेज करती है पूरी लॉन्च को। यहाँ भी ये क्यूबरनेटीज जो है ये मैनेज सर्विस है, जो कि डॉकर्स कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तभी ये डिप्लॉय में भी है और रन में भी आ रही है। यहाँ रन में आपको कहीं डॉकर नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डॉकर तो डिप्लॉयमेंट के लिए फेज़ में इस्तेमाल होता है। फिर रन में क्यूबरनेटीज आ गई, फिर अच्छा एक चीज़ रह गई, अच्छा रन और आइट्रेट दोनों में ये आ गई, ठीक है ना, जिसमें मॉनिटरिंग भी हो रही है और बाकी चीज़ें भी हो रही है। और रिटायर जब करना होगा तो भी यहाँ से होगी। रिटायर कब करते हैं? जब एप्लीकेशन इस काबिल ना हो कि वो सर्व कर सके। कैसे पता लगेगा?
लॉग से और मॉनिटरिंग से। लॉग्स में निकलेंगे अलग अलग लॉग्स के, भाई ये मसले आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं और मॉनिटरिंग के अंदर प्रोमीथियस के अंदर, ओ सॉरी ग्रिफाना के अंदर जो है और प्रोमीथियस के अंदर ये पता लगेगा कि मसले किस लेवल पे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसकी विजुअलाइजेशन बनेगी। सो एप्लीकेशन विल नॉट ब्लाइंडली रिटायर थ्रू टेलीमेंट्री मेजरमेंट्स, यानी कि डायरेक्टली रिटायर नहीं होगी बल्कि वो कुछ मेजरमेंट्स भेजना शुरू करेगी लॉग्स की सूरत में, ठीक है ना, और उसको हम देखेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे और फिर उसको रिटायर करेंगे। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम लोग ने 38 स्टूडेंट से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद 29 रह गए। सो मुझे बहुत खुशी होगी कि वो लोग इसके ऊपर स्टक होंगे जो आखिर तक हमारे साथ चलेंगे, बाकी अब विंडो शॉपिंग वाले निकलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों का भी फोकस रहेगा और मुझे भी फोकस रहेगा कितने लोग इस कोर्स को वाकई सीरियस लेना चाह रहे हैं अपने आप से क्योंकि अक्सर लोग फ्री कोर्स को फ्री की तरह ट्रीट करते हैं फिर, ठीक है ना। मैं जब अपना टाइम निकाल के आपको दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाले से कि जो मेरे साथ बैठा है वो आखिर तक बैठे, और इल्म के लिए जो है ना वो अदब की बहुत ज़रूरत है। जब आपके पास अदब होगा, और अदब का खुलासा ये है कि आप उस्ताद के साथ आखिर तक बैठें और उसकी बात को सुनें समझें, ठीक है ना। तो जो लोग आखिर तक बैठेंगे डेफिनेटली वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली वो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इसमें मेरा कतन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोग की वो स्ट्रीम लाइन सईदा हो जिसके लिए हम 3 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ बार बार डेवऑप्स के लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मुझे ये बेहतर लगा कि मैं पूरा कोर्स पढ़ा दूँ और डेवऑप्स का मसला हल हो जाएगा, फाउंडेशन का आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इस कोर्स के बाद कि आपने जाना कहाँ है और क्या फ़ायदे हैं इसके अच्छा जी, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करें। अब देखें इसमें वही सर्विसेज अलग अलग नामों से और अलग अलग डोमेन्स पर आ रही हैं। कैसे? ऑडिट लॉग डैशबोर्ड एपीआई सर्वर है, ठीक है ना। यहाँ से सर्विस मैश स्टीओ जो कि विंडोज़ पर भी चलाता है, ये इंग्रेस कंट्रोलर मौजूद है जो कि लॉग डैशबोर्ड है। लॉग्स का मतलब जहाँ पे आपके लॉग्स नज़र आ रहे होंगे। ये नोड्स हैं। अब ये अभी आपको इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि नोड्स जो हैं वो एक अलग अलग वर्चुअल मशीन्स हैं जिसके अंदर अलग अलग पॉड्स होते हैं, ठीक है ना। और ये क्यूबिनिटीज़ के वो हैं, तो क्यूबिनिटीज़ जब पढ़ाऊंगा तब शायद मजीद क्लियर होगा। इनको मॉनिटर करने के लिए कि कौन सी नोड सही काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही। नोड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स डेट एक्ट्स एज अ क्लस्टर। जब आप क्लस्टर की अंदर बात करते हैं, क्लस्टर किसे कहते हैं? मजमुआ। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर हों तो वो क्लस्टर कहलाती है, ठीक है। और उस क्लस्टर के अंदर जो छोटे छोटे सर्वर हैं वो एज अ वर्चुअल मशीन है आपकी। वो वर्चुअल मशीन जब क्लस्टर की मजमुए की सूरत में आती है तो वो नोड बन जाती है। और नोड को मॉनिटर करने के लिए आपको कुछ टूल की ज़रूरत होती है जो कि प्रोमीथियस और ग्रिफाना होता है, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। नोड यहाँ भी है, नोड यहाँ भी है। मैं इसको दोबारा रिपीट करूँ, मैं इसको फिलहाल अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्यूबिनिटीज़ का टॉपिक नीचे आएगा तो उसमें मैं मज़ीद डिटेल से बताऊँगा पॉड्स, क्यूबिनिटीज़, रेप्लिका सेट कैसे कहते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई प्रोमीथियस और ग्रिफाना। अब सबको समझ में आ गया ग्रिफाना बेसिकली क्या करता है और प्रोमीथियस क्या करता है। ग्रिफाना बेसिकली विजुलाइज करता है चीज़ों को, ठीक है ना। विजुलाइज मतलब आपको ये ओपनली दिखाता है कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है। प्रोमीथियस पीछे से लॉग्स जमा करता है, उस लॉग्स को ग्रिफाना को देता है, हाँ भाई तुम इस लॉग्स की मदद को दिखाओ कि ये ग्राफ कितना आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ग्रिफाना का काम है विजुलाइज करवाना, मॉनिटरिंग, ग्राफ ऊपर जा रहा है। आप में से जो लोग भी आईटी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे या नॉक्स में काम करते होंगे, वहाँ ग्राफ आ रहा होता। वो ग्राफ ऐसे थोड़ी आता है, वो ग्राफ किसी ना किसी लॉग की बेसिस पर आता है। वो लॉग्स निकालता है प्रोमीथियस और उसको विजुलाइज करवाता है ग्रिफाना। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रही है बात, या स्टिल मसला है तो बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँ। प्रोमीथियस में और ग्रिफाना में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ओके, अच्छा, सवाल पूछने में कभी ना शर्माएं, ठीक है ना। सवाल पूछना आधा इल्म है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, मैं कभी मना नहीं करूँगा आपको। हाँ, बस कोशिश करें टू डी टॉपिक रहें। काउंसलिंग या बकिया चीज़ें हम फिर बाद में देखेंगे। अच्छा जी, किसने ज्वाइन किया भाई? किसी का माइक खुला हुआ है मेरे भाई का। ओके, बंद हो गया, सही। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। अब ये इवेंट अलर्टिंग कहाँ आती है? या तो काफका पे आएगी या डिंग टॉक बोर्ड पर आएगी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अली बाबा इसके अलावा अलाउ करता है नहीं करता, वरना आपके पास AWS का SNS है,
पेजर ड्यूटी है, डेटा डॉग है, बहुत सारे अलर्ट सिस्टम है। बट अली बाबा का क्योंकि पढ़ रहे हैं तो वो अपना डिंग टॉक दिखाएगा। डिंग टॉक अगर किसी भाई ने देर से ज्वाइन किया तो मैं दिखा देता हूँ। ये है बेसिकली डिंग टॉक, ये बेसिकली डिंग टॉक है जिसके ऊपर हम अली बाबा की टीम से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल जो भी लोग हैं वो मुझे 2 चीज़ें याद करा दीजिएगा कल की क्लास में जो लोग होंगे। नंबर 1, मुझसे आप लोग अली बाबा के फ्री कूपन्स ले लीजिएगा लैब्स करने के लिए। तकरीबन मैं $300 या $200 का पर बंदा दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह, तो आप लोग आराम से लैब्स कर सकते हैं। दूसरा, हमें सर्वे फॉर्म फिलअप करना है। और तीसरा, आप लोग का कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो लोग भी कोर्स के आखिर तक होंगे, ताकि मैं उनको करवा सकूँ। ये 3 चीज़ें मुझे कल कोई लाजमी रिमाइंड करवा दे सेशन के आखिर में, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलता हूँ मैं। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। क्यूबिनिटीज़ के अंदर मल्टी, हाँ जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये काफका और AWS कैसे इसको जरा दोबारा रिपीट। अच्छा, काफका मेरा यूज़ का नहीं है तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल नहीं जानता हूँ। इसमें कई किस्म के टूल्स हैं। एसएनएस जो है वो कहलाती है सर्विस नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई अलर्ट आ रहा है ना तो आपको ईमेल पर या आपके मोबाइल नंबर पर, एसएमएस पर आपको अलर्ट आ जाएगा। आप में से यकीनन जितने भी लोग आईटी में काम करते हैं क्लाउड से हट के, यकीनन कोई ना कोई नोटिफिकेशन लगाई हुई होगी ना। आते हैं ईमेल या नहीं आती आप लोगों को? सर्वर का ऊपर चली गई, सर्वर डाउन हो गया, कोई पोर्ट डाउन हो गई नेटवर्क के अंदर, होता है या नहीं होता है? जिसको हम नॉक कहते हैं, नॉक डिपार्टमेंट्स में ज़रूरी होता है। एक तो विजुअलाइजेशन आ रही होती है आपको, ग्राफ यकीनन आपकी स्क्रीन लगी होती है बड़ी से, वो चीज़ यहाँ ग्रिफ आना है, राइट जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ बेसिकली आपको यहाँ प्रोमीथियस के ऊपर है। जो लॉग सर्वर की आप बात करें यहाँ पे वो चीज़ प्रोमीथियस है, जो चीज़ दिखाती है, जैसे कि हमारे उसमें होता था, क्या कहते हैं उसको, PRTG, MRTG, ठीक है, वो चीज़ यहाँ ग्रिफ आना है, ठीक है ना। तो इसको मैं अलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ने ये यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन इस जैसे टूल ज़रूर यूज़ किए होंगे, तो आप विजुलाइज करके जल्दी समझ सकते हैं कि हाँ मैंने वो वाला टूल यूज़ किया था, उसकी ये है। तो प्रोमीथियस बेसिकली सिसलॉग वगैरह सर्वर है जो कि लॉग्स इकट्ठा करता है। उस लॉग को स्क्रीन पर दिखाने की जिम्मेदारी ग्रिफाना की है, जिसको हम प्रेजेंट ग्राफ की सूरत में ले लें या यूनिट ले लें या कुछ भी ट्रेसेस ले लें, जिसको विजुअलाइजेशन कहा जाती है, जिसको हम नॉर्मली PRTG या MRTG वगैरह पे लेते थे, किबाना पे लेते थे हम लोग, वो चीज़ यहाँ ग्रिफाना आती है। ये जो है ना डिंग टॉक, ये अलर्ट है। अलर्ट का मतलब ये है कि आप ऑफिस से बाहर निकले हुए हैं, रात को 3 बजे मैसेज आ गया, जी फला पोर्ट बंद हो गई है, या एक्सचेंज सर्वर ने काम करना छोड़ दिया, एप्लीकेशन के लॉग्स आ रहे हैं, तो वो अलर्ट की सूरत में आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये मिलता है। नॉर्मली क्लाउड पे या नेटवर्क इंजीनियर्स एक और चीज़ यूज़ करते हैं, अगर वो कभी ऑफिस से निकले हों, या शिफ्ट इंजीनियर्स के लिए होता है, उसको कहते हैं पेजर ड्यूटी। पेजर ड्यूटी के थ्रू उनको मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं कि जी आपका कोई अलर्ट आया हुआ है, जाके इसको चेक कर लें। सो इट्स डिपेंड कि ये कौन कौन से अलर्ट सिस्टम सपोर्ट करता है। इसमें मेरी और आपकी नहीं चल सकती, इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सी APIs ये सपोर्ट करता है। अच्छा आमिर, आपका माइक खुला हुआ है। इससे बेसिकली जो ऊपर का डायग्राम जो है हाँ हाँ, ये बता रहा है कि क्लाउड नेटिव का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि कोई भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आपको हेल्प करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे होगी, रेप्लिकेशन कैसे बनेगी। ये जो आपको अलग अलग डब्बे नज़र आ रहे हैं ना, ये रेप्लिकेशन एक एप्लीकेशन की। अब ये रेप्लिकेशन क्यों हो रही है, क्या हो रही है, वो मैं क्यूबिनिटीज़ में पढ़ाऊंगा। यहाँ असल में क्यूबिनिटीज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ एक जर्नल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये आपको जो है ना बेसिक से एडवांस की तरफ ले जा रहा है। पहले इसने डेवऑप्स पढ़ाया, फिर इसने CI/CD पढ़ाई, फिर इसने कल्चर पढ़ाया, फिर इसने टूल्स बताए, अब ये क्लाउड नेटिव पे लाया है, इसके बाद ये डॉकर पे लाएगा, उसके बाद ये क्यूबिनिटीज़ पे लाएगा। ये है वो तरीका जो बेसिक से एडवांस की तरफ आपको मूव करेगा। ठीक है जी, चलूँ आगे। अच्छा, ये भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्लाउड नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की है। जो ऊपर चीज़ पड़ी है उसको मज़ीद मिला रहा है कि अब यहाँ पे ECS यानी कि जो डिप्लॉयमेंट होगी वो क्यूबिनिटीज़ पर तो होगी, लेकिन एक्चुअली किन किन सर्विसेज को इस्तेमाल करेगा, तो जी वो लोड बैलेंसर यूज़ करेगा, जिसको हम SLB कहते हैं, सर्वर लोड बैलेंसर, AWS की ज़बान, अली बाबा की ज़बान में। इंस्टेंस के लिए वो ECS इलास्टिक कंप्यूट सर्विस यूज़ करेगा। जोन्स यानी कि डाटा सेंटर्स के लिए वो अवेलेबिलिटी जोन यूज़ करेगा, और राउटिंग करने के लिए VPC यानी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यूज़ करेगा वो। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। क्लाउड नेटिव के अंदर आप क्यूबिनिटीज़ कंटेनर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो क्यूबिनिटीज़ नॉर्मली APIs को कॉल करता है। जब हम माइक्रो सर्विस की बात करते हैं ना, क्यों हम मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस की तरफ जाते हैं, उसकी वजह यही है ना, मोनोलिथिक के अंदर कोई अलग अलग सर्विसेज नहीं होती, कोई लूजली कपल आर्किटेक्चर नहीं होते। यहाँ सारी APIs है, अलग अलग सर्विस की एक अलग अलग APIs एक एप्लीकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है, और वो यहाँ तक डाटा लेकर आती है अलग अलग पॉड्स के ऊपर। पॉड्स बेसिकली जो नोड्स हैं, क्लस्टर्स बने हुए हैं, आपकी वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर कई छोटे छोटे डिप्लॉयमेंट यूनिट है,
उसको पॉड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोबारा वही चीज़ आ गई, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें HPA, VPA और क्रॉन HPA, ये क्या चीज़ है इसको हम समझते हैं यहाँ पे। इसके बारे में यहाँ लिखा होगा। अच्छा, HPA का मतलब है हॉरिजॉन्टल पॉड, और A का मतलब मुझे देखना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट खैर ये हॉरिजॉन्टल पॉड को दिखाता है। हॉरिजॉन्टल पॉड का मतलब ये है कि पॉड्स जो डिप्लॉयमेंट यूनिट है वो हॉरिजॉन्टली अगर ऑटो स्केल करने हो तो कैसे होंगे, यानी कि इस जैसे मल्टीपल पॉड्स बनाने हो इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अगर इस पे लोड आ रहा है तो और ये डाउन होने का खतरा हो तो इस जैसे कई मल्टीपल क्लोन्स बन जाएंगे, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टली पॉड। ठीक है, वीपी वर्टिकल पॉड्स, इसका साइज बढ़ा दिया, ये 2 GB का था फॉर एग्जांपल, 4 GB का हो गया। और ये क्रॉन, इसके क्रॉन्स जब ये मतलब पुश करेगा तो ये आगे लेके जाएगा और मजीद बनाएगा ये। तो हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पॉड्स पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर देखें ट्रेसिंग आ रही है क्लाउड नेटिव के अंदर, इसके मैट्रिक्स हैं, लॉग, ये वही जो ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं उसी के बारे में सारी चीज़ें बता रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आप देखें इसके अंदर क्या है, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, ये सर्वरलेस फ्रेमवर्क है। सर्वरलेस के अंदर क्या है तो क्यूबरनेटीज ही, बट इसके पीछे कोई सर्वर नहीं है, कोई पॉड्स नहीं है, कोई क्लस्टर नहीं है। ठीक है ना, तो ACK क्या है, अलीबाबा कंटेनर फॉर क्यूबरनेटीज। ठीक है, क्यूबरनेटीज क्लस्टर जो दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको। अब आता है कंटेनर एंड क्यूबरनेटीज, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। अभी तो आप लोग की बेस बना रहे थे, अब ये इन डिटेल बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन लेके हम एंड कर दें और फिर बकिया चीज़ें कल पे रखें, या सारी चीज़ें कल पे लेके जानी है आप लोग ने। ठीक है, मैं फिर कोशिश करता हूँ कि 12 बजे तक तो इसको ले जाऊँ मैं, 11:20 हो रहे हैं, और उसके बाद बकिया हम कल सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास रखते हैं। सो आप लोग एक काम ये कीजिएगा, आप लोग जितने भी लोग हैं, कोशिश ये करता हूँ कि मैं आप तमाम लोगों को अभी व्हाट्सएप ग्रुप दे देता हूँ अलग से, तो कल मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लिंक दे दूँगा, यही वाला, और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे कल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, सेशन के आखिर में मैं देता हूँ। ठीक है, कंटेनर, वर्चुअल मशीन और कंटेनर की जब हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, असल में 2 बजे मेरी कोई और क्लास होती है, ठीक है, 2 से 6 मेरी कहीं और कमिटमेंट है, तो मुझे 2 बजे से पहले पहले हर हाल में ख़त्म करनी होती है क्लास, और 6 बजे के बाद फिर कुछ क्लाइंट्स की डिप्लॉयमेंट है, तो मेरे पास 9 से 1 का टाइम होगा, तो हम कोशिश करेंगे 10 से 1 रख लेंगे, ठीक है ना, वो हम सुबह देखेंगे क्या सिलसिला बनता है। ठीक है, हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 9 बजे तक उठ जाएँ, ठीक है ना, 9 बजे तक उठ के हम ज्वाइन कर लें, बट मैं ग्रुप पे बता दूंगा, डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा देखिए, आपके पास कंटेनर जब होता है तो उसमें एक वर्चुअल मशीन होता है और एक कंटेनर, दोनों में फ़र्क क्या है। जब आप वर्चुअल मशीन की बात करते हैं तो वर्चुअल मशीन आप लोग ने VMware पे भी बनाई होगी, ESXi पे भी बनाई होगी, Zen पे बनाई होगी, हाइपर भी बनाई होगी। क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक हाइपरवाइज़र होता है, हाइपरवाइज़र्स के ऊपर जो है किसी का माइक खुला हुआ है, जावेद आपका माइक खुला है, प्लीज़ माइक बंद कर लीजिए। हाइपरवाइज़र खुला हुआ है, हाइपरवाइज़र ओपन होता है, और हाइपरवाइज़र के ओपन होने के बाद उसके अंदर गेस्ट OS यानी कि वर्चुअल मशीन्स बनती है। उन वर्चुअल मशीन्स की, हर वर्चुअल मशीन की अपनी एप्लीकेशन चल रही होती है। क्या कितने लोग हैं जिन्होंने हाइपरवाइज़र्स को कभी ना कभी यूज़ किया वर्चुअल मशीन को? ठीक है, ओके, ज़बरदस्त। तो वर्चुअल मशीन जब आप बनाते हैं तो छोटी छोटी कई वर्चुअल मशीन बनती है, चाहे आपने VMware यूज़ किया हो या हाइपर वी यूज़ किया हो या वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया, कोई ना कोई तो यूज़ किया होगा। अब कंटेनर और इसमें क्या फ़र्क है, शक्ल तो देखने में एक जैसी लग रही है, यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ हाइपरवाइज़र है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का या विंडोज़ का, उसके ऊपर कंटेनर इंजन है। कंटेनर इंजन कौन सा होता है, डॉकर, और उसके ऊपर अलग अलग छोटी छोटी एप्लीकेशंस एक ही कंटेनर इंजन पे बनती हैं जो अलग अलग चल रही होती हैं, देखने में एक जैसी लगती हैं बट ये अलग अलग रन हो रही होती हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम CPU सब देना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने डिप्लॉय किया और चला दिया उसको। सो वाई कंटेनर। अब कंपेरिजन्स करते हैं वर्चुअल मशीन के साथ, ये कंपेरिजन इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। नंबर 1 वर्चुअलाइजेशन की बात करेंगे, सो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन।
और यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स पे क्या आता है, हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन, यानी कि वर्चुअलाइजेशन पे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन है और यहाँ पे हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन आती है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात करेंगे ओवरहेड की। लाइट वेट है, लेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड है, और यहाँ पे दूसरी जगह पे क्या है, हैवी वेट है। तीसरी बात करते हैं प्रोविजनिंग की। यहाँ पे रियल टाइम प्रोविजनिंग है, दूसरी जगह पे स्लो प्रोविजनिंग आती है। स्टार्टिंग टाइम यहाँ सेकंड्स में डिप्लॉय होता है कंटेनर्स, यहाँ मिनट्स लगते हैं। मेमोरी साइज, रैम का साइज़ यहाँ 100 MB प्लस हम दे देते हैं, यहाँ 1 GB का देना पड़ता है। डेवऑप्स में यहाँ पे फुली सपोर्टेड है सारे चीज़ें, यहाँ पे लिमिटेड सपोर्ट होती है डेवऑप्स की। अच्छा, हाउ कंटेनर डेवऑप्स कैन हेल्प, सबसे ज़्यादा जॉब्स इसी की आती हैं बाय द वे, कंटेनर्स के साथ डेवऑप्स, और वो भी क्लाउड के ऊपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फोकस और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, CI/CD प्रोसेस ऑटोमेट करता है डॉकर इमेज को ऑटोमेटेड बिल्ड के साथ। सर्विसेज ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट करती हैं, रोल आउट रोल बैक करती हैं चेंजेस विद जीरो डाउन टाइम, कोई डाउन टाइम नहीं होता। और ऑटो स्केलिंग इसके अंदर मौजूद होती है जो एक्चुअल बिजनेस लीड और ऑटोमेटिकली रिकवर अनहेल्दी सर्विसेज को करती है, जिसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये सर्कल CI का है। ठीक है, ये गिट है, यहाँ ये आएगी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। फिर डॉकर के ऊपर इसकी इमेज बनेगी। इमेज एक्चुअली द डॉकर कंटेनर इमेज प्लस एप्लीकेशन, ये जब मिलता है तो डॉकर इमेज बनती है। ठीक है, फिर इसकी रिलीज़ होती है, रिलीज़ के बाद डिप्लॉय होती है। डिप्लॉय बेसिकली क्यूबरनेटीज़ के थ्रू होती है, और क्यूबरनेटीज़ बेसिकली बैकएंड पे डॉकर को ही मैनेज करता है। डॉकर की एक मैनेजमेंट आप समझ लें एप्लीकेशन है जो मल्टीपल डॉकर्स कंटेनर्स को हैंडल कर रही होती है ताकि ऑटो स्केलिंग मेंटेन किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि सिंपल डॉकर क्या हम नहीं चला सकते, क्यों बार बार क्यूबरनेटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों मैं खाली डॉकर की बात नहीं कर रहा, कोई बताएगा मुझे। हम शुरू से बात कर रहे हैं, मैं बार बार क्यूबरनेटीज़ को बीच में लेकर आता हूँ, मैं डॉकर भी तो डायरेक्ट चला सकता हूँ, डॉकर भी तो एप्लीकेशन रन कर सकता है, क्यों मुझे बार बार क्यूबरनेटीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। मैनेज तो ये डॉकर भी हो जाएगा, मैं डॉकर के ऊपर डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ। कोई मेरा भाई बताएगा कि क्यों मुझे क्यूबरनेटीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ रही है जबकि डॉकर मौजूद है मेरे पास। नहीं, डॉकर चलाते ही माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए, मोनोलिथिक पे तो डॉकर काम नहीं करेगा। राइट। तो इसकी वजह क्या है, देखें डॉकर एक दफ़ा तो चला रहा है, बट व्हाट इफ हिशाम कहे कि यार कल को एप्लीकेशन में मसला आ गया, तो एप्लीकेशन खुद ही हट जाए, कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाए या एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, दोबारा से चल जाए, या लोड बढ़ रहा है तो इसकी ऑटो स्केलिंग कर दी जाए, यानी कि 3 इसी जैसी एप्लीकेशन 3 अलग अलग सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय कर दी जाए और वो यूज़र्स को मैनेज करो। ये काम डॉकर के बस की बात नहीं है। डॉकर डिप्लॉयमेंट करेगा अपने ऊपर, बट मैनेज करने के लिए कहेगा मेरे ऊपर किसी को बैठाओ ताकि मुझ जैसी एप्लीकेशन की क्लोनिंग हो सके। दूसरा सिनेरियो, आपने डॉकर पे एक डिप्लॉयमेंट कर दी, आपके पास आई कि भाई 700 दफ़ा डिप्लॉय कर दो, और जब लोड कम हो जाए तो उसको वापस 20 पे ले आना, ये काम डॉकर नहीं कर सकता, क्यूबरनेटीज़ को चाहिए होगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको ऑर्केस्ट्रेशन लेयर या मैनेजमेंट लेयर कहा जाता है। और ये जो चीज़ होती है ना कि डॉकर सिर्फ क्यूबरनेटीज़ सिर्फ डॉकर चला सकता है, ये भी गलत है। डॉकर एक तरीके की कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट करता है, बट डॉकर जैसी और भी है, आई थिंक ओपन शिफ्ट है, ओपन शिफ्ट के अलावा 1-2 नाम और हैं जो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि डॉकर एक मार्केट लीडर है कंटेनराइजेशन में। तो क्यूबरनेटीज़ के साथ आप किसी को भी चला सकते हैं, डॉकर को चला सकते हैं, डॉकर के साथ ओपन शिफ्ट को चला सकते हैं, और भी कई कंटेनराइज टूल्स हैं जिनको चला सकते हैं आप। ये फ़ायदा है क्यूबरनेटीज़ का। क्यूबरनेटीज़ में आप रेप्लिका सेट्स बना सकते हैं, क्यूबरनेटीज़ में आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, क्यूबरनेटीज़ में आप 100 से 1000, 1000 से 100 वापस आ सकते हैं। अक्सर हमारे पास कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं उस्मान कुछ ऐसा सेटअप करो कि मेरी एप्लीकेशन 1000 चल रही है, अगर इसके ऊपर 1 लाख यूज़र्स भी आ जाए ना, बंद ना हो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, अगर हम नॉर्मल वाली ऑटो स्केलिंग कर देना तो इतना कामयाब नहीं होता, उसमें या तो हमें सर्वरलेस पर जाना पड़ता है या फिर हमें क्यूबरनेटीज़ आर्किटेक्चर पर जाना पड़ता है जिसके ऊपर ऑटो स्केलिंग इनेबल होती है, ताकि वो आपके पैसे भी ज़ाया ना करे। जब ज़रूरत पड़ी सर्वर बनाया, जब ज़रूरत नहीं हुई हटा दिया। ऑटो स्केलिंग वगैरह सब कुछ खुद मैनेज करता है। दैट्स वाई कि हम हमेशा क्यूबरनेटीज़ की बात करते हैं। सर अगर कॉस्ट वाइज बात की जाए तो जो सर्वरलेस वो ज़्यादा चीप पड़ता है या कुबरनेटीज़ की जो थर्ड पार्टी लेके हम उसको ज़्यादा चीप कम। देखिए सर्वरलेस के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि सर्वरलेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सर्वरलेस को आप डिप्लॉय कर देंगे, लेकिन सर्वरलेस के सिनेरियो के अंदर ये है कि सर्वरलेस में कोड भी खुद लिखना होगा पूरा आपको मैनेज करने के लिए। अब मैं हूँ, अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोड नहीं लिखना आता पाइथन पे, मैं नोड.जेएस पे कोड नहीं लिख सकता इसको ऑटोमेट करने के लिए, मैं क्यूबरनेटीज़ पे ही काम कर लूँगा। ठीक है ना, बैक एंड पे वो क्यूबरनेटीज़ का भी सर्वरलेस क्यूबरनेटीज़ हमें ऊपर पढ़कर आ रहे हैं,
बट कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं और सिनेरियो बेस्ड चीज़ें शफल कर रही होती हैं। लार्ज एंटरप्राइज और बड़े नेटवर्क्स के लिए क्यूबरनेटीज मैनुअल सर्विस वाइज जो होती है ना वो डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है आपके लिए। हिस्ट्री ऑफ क्यूबरनेटीज मैंने आपको बताया था कि बर्थ ऑफ द बॉर्ग सिस्टम गूगल ने बनाया था, फिर गूगल 2014 में इसको ओपन सोर्स कर दिया, क्लाउड नेटिव को दे दिया इसने। क्लाउड नेटिव ने फिर मिनी क्यूब निकाल दिया कि आप अपने कंप्यूटर पर भी मिनी क्यूब के थ्रू डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर डॉकर जो है फुली सपोर्टेड हो गया क्यूबरनेटीज के साथ, और उसके बाद 2019 के बाद .NET कोर और स्टीओ भी हो गया जो .NET एप्लीकेशन को चलाता है। यानी कि पहले क्यूबरनेटीज पर .NET नहीं चलते थे, अब .NET कोर और .NET नॉर्मल जो होता है वो भी चलना शुरू हो गया 2019 से। ये फ़ायदा हो गया। क्यूबरनेटीज के कंपोनेंट्स और आर्किटेक्चर की मैं कुछ बात करता हूँ। इसके अंदर देखें, एक होता है मास्टर और बकिया होते हैं वर्कर्स नोड। मास्टर जो होता है मैनेज कंट्रोलर होता है जो API रिक्वेस्ट जो है वो मज़ीद जो नीचे नोड्स हैं उनको देता है। नोड क्या है, कोई बताएगा मुझे? नोड बेसिकली आपके मल्टीपल छोटे छोटे सर्वर्स हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं जो एक क्लस्टर की सूरत में काम कर रहे हैं। जब वो क्लस्टर की सूरत में काम करते हैं तो उनको नोड कहा जाता है, फिर उनको वर्चुअल मशीन नहीं कहा जाता। हर नोड के अंदर एक पॉड होता है जो कि छोटा डिप्लॉयमेंट यूनिट कहलाता है। हर पॉड में एक कंटेनर्स बनते हैं और वो कंटेनर्स अलग अलग पॉड्स में होते हैं। नोड के मजमूआ को कहते हैं ना, आपने बताया। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्लस्टर जो है वो तो नोड्स के मजमूए को है, लेकिन नोड कब कहा जाता है और वर्चुअल मशीन कब कहा जाता है? यानी कि इसकी एग्जांपल मैं ये दूं कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं IT कंपनी के अंदर, तो आप वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे हैं। शाम में आप मैकडोनल्ड में काम कर रहे हैं तो आप डिलीवरी बॉय हैं, बंदा वही है ना, लेकिन काम के हिसाब से, जॉब के हिसाब से आपकी जो नाम है, अच्छी चीज़ें बदल गई ना। यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन है वो अकेली है, लेकिन जब वो क्लस्टर की सूरत में बन के काम कर रही है तो वो नोड कहलाती है, ठीक है। और नोड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर जो कि क्यूबरनेटीज मैनेज करता है, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ें, क्यूबरनेटीज फॉलो अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ठीक है। द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द क्लस्टर, यानी कि मास्टर जो है उसका काम है मैनेज करना क्लस्टर को। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, यानी कि इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि यार मास्टर क्लस्टर को मैनेज कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन किन बिहाफ पे मैनेज कर रहा है? उसके लिए इसके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्यूब API सर्वर, ETC स्टोरेज, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर एंड क्यूब स्केजुलर। अब सबके अपने अपने काम है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्केजुलर जो है वो स्केजुलर करता है। API सर्वर कॉल्स, API जो कॉल्स है वो अलग अलग नोड्स में पहुँचाता है क्लस्टर्स के अंदर, और ETCD यहाँ आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखी होती है, ठीक है। क्यूबलेट जो होता है, क्यूबलेट मेरे ख्याल हम नीचे देखेंगे क्यूबलेट के ऊपर तो उसमें मज़ीद बात होगी। क्यूबलेट बेसिकली क्या काम करता है? नोड्स आर द वर्कर्स दैट रन एप्लीकेशन, नोड कंपोनेंट्स इंक्लूड क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी। नोड्स जो है ना वो आपके वर्कर्स हैं। अच्छा जावेद, आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज़ उसको बंद कर दीजिएगा। नोड्स जो हैं वो आपके वर्कर्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करते हैं, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो इसको रन करते हैं वो बेसिकली क्यूब प्रॉक्सी और क्यूबलेट होते हैं जो वर्कर्स के साथ काम करते हैं। अच्छा, क्यूबरनेटीज, हाँ जी बोलिए। सर इसमें मास्टर जो है वो एक अलग नोड होता है और बाकी API सर्वर स्केजुलर अलग अलग नोड्स होते हैं, या मास्टर? नहीं नहीं, मास्टर किसी एक सर्वर पर होता है इंस्टॉल, यानी कि मास्टर का हम अलग सर्वर नहीं बनाते। 3 सर्वर अगर आप बना रहे हैं तो वो तीनों वर्कर नोड के ऊपर होगा, लेकिन उसमें से एक मास्टर भी एज अ मास्टर ट्रीट करेगा जिसमें मास्टर की कैपेबिलिटीज़ होंगी सारी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें क्यूबरनेटीज क्लस्टर नज़र आ रहा है आपको। क्यूबरनेटीज क्लस्टर में आप देखें ये नोड है, ये नोड है, नोड है। मास्टर की कोई नोड नहीं है, यानी कि मास्टर की कोई वर्चुअल मशीन नहीं है। मास्टर इस क्लस्टर के दरमियान में है, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स। मास्टर को आप समझ लीजिए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स जो कि बेसिकली इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वो कभी यहाँ बैठ के दे रहे हैं, कभी यहाँ बैठ के दे रहे हैं, कभी यहाँ बैठ के दे रहे हैं, ठीक है। इसकी मैं और एग्जाम्पल दूँ आसान, जो हमारी फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप 3 भाई हैं, ठीक है ना, आपके वालिदैन हैं, आप तीनों भाई अलग अलग रहते हैं। आपने क्या किया, तीनों भाइयों ने अपने अपने घर में एक कमरा जो है अपने वालिदैन के लिए मुख्तस कर दिया। अब वालिदैन कभी एक के घर में रहते हैं, कभी दूसरे के घर में रहते हैं, कभी तीसरे के घर में रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका अपना अपना एक कमरा मौजूद है तीनों के यहाँ, ठीक है ना, लेकिन इंस्ट्रक्शन उन्हीं की फॉलो होती है, तो वो मास्टर के तौर पे है। और आपके जो तीनों घर हैं आपके तीनों भाइयों के, वो एज अ वर्कर नोड्स हैं, लेकिन मास्टर किसी के यहाँ भी कहीं रह जाता है, चला जाता है, ठीक है ना। ये हमारे माशरे में नॉर्मल है, कई कई फैमिलीज इसको अडॉप्ट करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास्टर जो है इसका अपना कोई सर्वर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स हैं जो किसी भी नोट्स पे होता है, या अलग अलग नोट्स पे इसके
कॉम्बिनेशंस होते हैं फेल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब ये सब मिलते हैं तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाता है। तो नोड इज़ अ वर्चुअल मशीन, जब ये मिलती हैं तो ये नोड्स बनाते हैं। इन नोड्स के अंदर अब ये एक जो बड़ा डब्बा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक नोड को इन्होंने जूम आउट किया है, ओ सॉरी जूम इन किया है सॉरी, ठीक है ना, नोड्स को इन्होंने जूम इन किया। अभी जूम इन को अंदर किया तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, क्यूबलेट नज़र आ रहा है और डॉकर चलता हुआ नज़र आ रहा है। नोड का प्रोसेस दिखा रहा है कि डॉकर पे चलता है और क्यूबलेट जो उसको मैनेज कर रहा है। अब इसके अंदर छोटे छोटे जो गोल डब्बे नज़र आ रहे हैं, दीज आर पॉड्स। हर एक नोड में मल्टीपल पॉड्स होते हैं, हर पॉड में उसका अपना वॉल्यूम और उसकी कंटेनराइज ऐप होती है, जिसका रेप्लिका या तो उसी नोड के अंदर दूसरे पॉड पे चल रहा होगा या किसी दूसरे नोड के दूसरे पॉड पे चल रहा होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं इस क्यूबरनेटिस क्लस्टर को बनाने के लिए, उसमें आपके पास कई किस्म के नोड्स होती हैं। मिनिमम नॉर्मली 3 नोड्स लेता है, 2 पे नहीं बनाता, मिनिमम 3 नोड्स पे काम होता है। ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से स्टार्ट लेते हैं। तो अलग अलग वर्चुअल मशीन मिलकर एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, जिसको आप क्यूबरनेटिस क्लस्टर कहते हैं। हर नोड के अंदर कई पॉड्स बनते हैं, हर पॉड के अंदर एक से ज़्यादा डॉकर कंटेनर्स होते हैं। अब ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं वॉल्यूम्स, ये अलग अलग 2 वॉल्यूम्स क्यों हैं? ये एक एप्लीकेशन की थोड़ी हैं, 2 अलग अलग एप्लीकेशंस की 2 अलग अलग फाइल्स रखी हुई हैं। तो कुछ यहाँ चल रही है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन 1 पॉड नोड 1 की पॉड 4 पे चल रही है, और एप्लीकेशन 1 का जो रेप्लिका चल रहा है यानी कि डाउन हो गया, तो वो हो सकता है उसी नोड 1 की पॉड 2 पे चल रहा हो। एक सेम पोर्ट पे तो दोनों रेप्लिका नहीं होंगे ना, वो पॉड 2 पे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उस एप्लीकेशन का जो रेप्लिका है वो नोड 2 की पॉड 2 पर हो। समझ में आ रही है या सर के ऊपर से गुजर रही है किसी के? सर एक पॉट के अंदर एक और नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल है। अब ये डायग्राम देखें ना, ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी। सबसे पहले मुझे बताएं, नोड समझ में आ गया, क्लस्टर समझ में आ गया? सिर्फ नोड और क्लस्टर बता दीजिए मुझे। नोड एक वर्चुअल मशीन है, नोड एक वर्चुअल मशीन है, मिनिमम 3 होती है। याद देखिए, क्यूबरनेटिस 2 पे नहीं बनाता, क्यूबरनेटिस 3 पर बनाता है। 3 वर्चुअल मशीन को मिलाते हैं तो वो नोड की शक्ल इख्तियार करती है, क्लस्टर बनाती है। अब एक नोड को हमने जूम इन किया है, उसके अंदर गए तो गोल दायरा है, ये पॉड है। इस पॉड के अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है। इसकी मिसाल मेरा ख्याल है मैं ये देता हूँ कि 3 अलग अलग होटल हैं, चेन है। आप क्या कर रहे हैं, आप एक कंपनी से बिलोंग करते हैं, कंपनी ए से, मैं कंपनी बी से करता हूँ, और मेरे साथ एक मेरा पार्टनर आया हुआ है उसी कंपनी से, वो भी कंपनी ए से, आपके साथ एक पार्टनर आया है वो कंपनी बी से, आप लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें। मुझे क्या किया इन्होंने, मुझे अच्छा ये ग्रुप ये चेन है होटल की पूरी ना, ये होटल की बिल्डिंग 1 2 3, मैं होटल की बिल्डिंग 1 के अंदर, ठीक है ना, रूम नंबर 1 में हूँ, और मेरे साथ दूसरी कंपनी का बंदा रूम नंबर 2 में, रूम नंबर 1 में, बिल्डिंग नंबर 1 के रूम नंबर 1 में मेरे साथ ही है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो सकता है कि मेरे साथ जो मेरा बडी आया हो वो बिल्डिंग नंबर 1 के रूम नंबर 2 में हो, और आपके साथ जो बडी आया है जिसका प्राइमरी मेरे साथ था बंदा, वो बिल्डिंग नंबर 2 के रूम नंबर 2 में हो, रेप्लिका के तौर पे। ये कौन मैनेज करेगा? ये मास्टर मैनेज करेगा, आप नहीं मैनेज करेंगे। आपने क्यूबरनेटिस को दे दिया, भैया ये रही एप्लीकेशन, ये रहा सोर्स कोड, बिल्ड बनी हुई है, जाओ डॉकर पेड कर दो डिप्लॉय। कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो ये खुद मैनेज कर देगा। उसको स्केल अप कैसे करना है, स्केल डाउन कैसे करना है, वो सब मैनेज करेगा। ये है क्यूबरनेटिस क्लस्टर की कुछ खुसूसियात। पॉड्स क्या चीज़ है? पॉड इज अ क्यूबरनेटिस एब्स्ट्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ 1 और मोर एप्लीकेशन कंटेनर्स एंड सम शेयर्ड रिसोर्सेज इन दोज कंटेनर। यानी कि कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। दोज रिसोर्सेज कौन कौन सी जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं? शेयर्ड स्टोरेज और वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है वो शेयर्ड स्टोरेज के तौर पे। नेटवर्किंग, यानी कि इनकी आईपीज़ जो है ना वो अलग अलग है। अब ये देख रहे हैं 10.10.10.2, ये सिर्फ इसकी नहीं है भाई, इसके अंदर जो 2 एप्लीकेशन चली दोनों की यही है, बट पोर्ट नंबर डिफरेंट होगी। ठीक है, नेटवर्किंग एज अ यूनिक क्लस्टर आईपी, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू रन ईच कंटेनर सच एज कंटेनर इमेज वर्जन और स्पेसिफिक पोर्ट टू यूज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये क्यूबरनेटिस के ऑब्जेक्ट्स लिखने का तरीका है। यहाँ पे जिस तरह लिखा जाता है एपीआई वर्जन है, ये सब ये आपने लिखना होता है, यहाँ पे बताना होता है इसको। इस क्यूबरनेटिस में चलाते वक्त ना आपने 2 तरह की उसको फाइल देनी होती है अपनी एप्लीकेशन उसके साथ, मतलब जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके साथ। एक एप्लीकेशन मैनिफेस्ट जिसमें एप्लीकेशन के बारे में लिखा होता है, एक उसकी सर्विस मैनिफेस्ट फाइल जो कि YML पे लिखी जाती है, जो बताती है उसको कि इसको सर्विस को चलाना कहाँ पर है और कैसे चलाना है। तो द पावर ऑफ पॉड्स को ज़रा देखें। पावर ऑफ पॉड्स क्या दे रहा है? आई वॉन्ट टू एक्सपोज माई सर्विसेज, आई वॉन्ट टू प्रॉक्सी माई पॉड रेप्लिकाज। ये इनग्रेस आ रहा है, ये सर्विस है, ये इसकी डिप्लॉयमेंट है।
ये कह रहा है ये पूरा पॉड। अब इस पॉड की अलग अलग क्रॉन जॉब्स हैं। HPA हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलर है, इसका मतलब ये मल्टीपल रेप्लिका इसका बना रहा है। आई नीड ऑटो स्केलिंग, आई नीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कि ये पॉड ये सारी चीज़ें मांग रहा है और ये इसको मिलती जा रही हैं अलग अलग जगहों से, और ये वापस जाके इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं।